तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ बुली एक बच्चे को पीट रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ इज़ुको मिडोरिया आता है जो उन बुली से डरते हुए बोलता है, ये काफ़ी गलत है काचान, क्या तुम देख नहीं सकते वो डर रहा है। और वो आगे डरते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये सुनकर कचान हंसते हुए बोलता है, हालांकि तुम कॉर्कलेस हो। और वो अपनी फिस्ट से आग निकालते हुए बोलता है, फिर भी तुम हीरो बनने का नाटक कर रहे हो डेकू। और ये बोलकर वो तीनों इज़ुको को बहुत पीटते हैं। तभी हमें इज़ुको की आवाज़ आती है, सभी लोग बराबर नहीं बनाए गए। और ये सोसाइटी की रियलिटी मैंने तब सीखी जब मैं 4 साल का था। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इज़ुको कहीं जा रहा होता है और हमें उसकी आवाज़ आती है, और उस दिन मैंने पहली और आखिरी बार हार मानी। और हम देखते हैं कि इज़ुको भागते हुए तातोइन स्टेशन पर जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। और वो उस मॉन्स्टर को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो एक बड़ा विलन है। तभी सीन चेंज होता है और हमें इज़ुको की आवाज़ आती है। ये सब चाइना के कुंजक्विंग सिटी में चालू हुआ, जहाँ एक चमकते हुए बच्चे ने जन्म लिया। और उसके बाद सुपर पावर्स हर जगह देखे जाने लगी, मगर किसी को भी इसका कारण पता नहीं चला। और इसके बाद सुपर नेचुरल नॉर्मल हो गया और ड्रीम्स रियलिटी बन गए। पूरी दुनिया सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई, जहाँ वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन के पास खास तरह के सुपर पावर्स हैं। इस दुनिया में भगदड़ मच गई और वो प्रोफेशन जिसका हर किसी का सपना होता है वो सच्चाई बन गई और स्पॉटलाइट में आ गई। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो विलन वहाँ सब कुछ तबाह कर रहा होता है, जिससे एक बिजली का खंभा नीचे गिरने ही वाला होता है। और इज़ुको की फिर से आवाज़ आती है और वो प्रोफेशन है। तभी वहाँ एक सुपर हीरो आता है जिसका नाम डेथ आर्म्स होता है, और वो आकर उस खंभे को पकड़ लेता है और लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये डेथ आर्म्स है, ये जस्टिस को अपनी ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ से उठाकर रखता है, ये एक पंचिंग हीरो है। तभी वहाँ बैकड्राफ्ट आता है जो अपने पानी की ताकत से लोगों और उस विलन के आसपास एक बैरियर लगा देता है और बोलता है, ये काफ़ी डेंजरस है, आप सभी लोग पीछे हटें। और उसे देखकर वहाँ के लोग खुश होते हुए बोलते हैं, यहाँ तो रेस्क्यू सुपर हीरो बैकड्राफ्ट भी है। और लोग उस विलन के बारे में डिस्कस करते हुए बोलते हैं, मगर एक आदमी जो मॉन्स्टर बन सकता है, ये कमाल का क्वार्क है। और हम इनुसुके को देखते हैं जो ये सब अच्छे से नहीं देख पा रहा होता है। और तभी एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, इसने क्या किया? जिस पर दूसरा आदमी बोलता है, इसने किसी का बैग चुराया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये सुनकर पहला आदमी बोलता है, इसके पास ऐसा क्वार्क है और इसने बैग चुराया। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी इज़ुको भीड़ में घुसता है और एक और आदमी फ़ोन पर बात करते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ़ करना, मगर ट्रेन, हाँ मैं नहीं जानता कि कितना समय लगेगा, मगर मैं काम पर पहुँच ही जाऊँगा। तभी आसमान से एक और सुपर हीरो कामुई आता है, जिसे देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं। और वो विलन कामुई पर अटैक करते हुए बोलता है, मुझसे दूर रहो। तभी इज़ुको भीड़ में सबसे आगे खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है, कौन लड़ रहे हैं? और वो कामुई वुड्स को देखता है और इज़ुको आगे बोलता है, ये एक यंग और टैलेंटेड उभरता हुआ स्टार है। और ये सुनकर बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है, तुमने अभी अभी क्वेश्चन पूछा और खुद ही इसका परफेक्ट आंसर दे दिया। बच्चे, तुम तो एक फैन बॉय हो, है ना? और ये सुनकर इज़ुको बोलता है, हाँ थोड़ा सा। और यहाँ कामुई अपने हाथों को लंबा करते हुए उस विलन के आसपास लपेट देता है, मगर वो कामुई को दूर फेंक देता है। और कामुई एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर बोलता है, रश आवर के दौरान पावर्स का इनलीगल यूज और रॉबरी जिससे कई लोगों को चोट पहुंची, तुम एक ईवल हो। और ये बोलकर वो अपने पावर का यूज करने लगता है। और उसे देखकर इज़ुको बोलता है, वो रहा। और वो आदमी कामुई से बोलता है, हमें कुछ बढ़िया दिखाओ ट्री मैन। और इज़ुको उसके सुपर पावर मूव के नाम को बोलता है, प्री इम्पेटिव ब्लाइंडिंग लेकर्ड चेन प्रिजन। और कामुई अपने नाम से भी बड़े सुपर पावर से उस विलन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी एक जाइंट उस विलन पर अटैक करते हुए बोलती है, केयन कैनन। और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कामुई हैरानी से वहीं फ्रीज हो जाता है और बोलता है, हैं? और लोग उस जाइंट गर्ल को देखकर उसकी फोटो लेने लगते हैं, या कहें उसके एनीवे। और वो जाइंट बोलती है, आज मेरा डेब्यू का दिन है और मेरा नाम माउंट लेडी है। और हम देखते हैं कि लोग लगातार उसकी फोटो लेते हुए बोल रहे होते हैं, ये रही। और जनता माउंट लेडी को चेयर करने लगती है। और ये देखकर कामुई हैरानी से बोलता है, ये सारा क्रेडिट ले गई। और तभी हमें फिर से इज़ुको की आवाज़ आती है, सुपर पावर से क्राइम रेट भी बढ़ गए। और क्योंकि दुनिया कानून को बहुत धीरे धीरे बदल पा रही थी, बहादुर लोग कॉमिक बुक से बाहर निकलकर हीरोइक काम करने लगे, हमें सुपर पावर और खतरनाक लोगों से बचाने के लिए। और हीरोज़ को जल्दी ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और ये एक ऑफिशियल पोजीशन बन गया। और उनके परफॉर्मेंस के बेस पर गवर्नमेंट उन्हें पैसा देने लगी और साथ ही बड़ा औहदा भी। और इज़ुको अपने नोटबुक में लिखते हुए बोलता है, जाइगेंटिफिकेशन, ऐसा क्या, लगता है वो पॉपुलर हो ही जाएगी। और उसका क्वार्क भी कमाल का है, मगर शहर में होने वाले नुकसान के बारे में सोचते हुए कि मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। इसका यूज शायद लिमिटेड है, मगर चाहे कुछ भी हो वो अपना साइज कंट्रोल कर सकती है। और इज़ुको ये लिख ही रहा होता है, तभी वो आदमी बोलता है, क्या तुम नोट्स लिख रहे हो? तुम हीरो बनना चाहते हो? ये काफ़ी अच्छा है, तुम कर सकते हो। और ये सुनकर इज़ुको बोलता है, हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें जूनियर हाई स्कूल दिखाया जाता है। और वहाँ के टीचर बोलते हैं, क्योंकि तुम सब अब 3rd ग्रेड में हो तो ये समय तुम्हारे सीरियस होकर फ्यूचर के बारे में सोचने का है। और हम देखते हैं कि इज़ुको अभी भी नोट्स लिख रहा होता है और टीचर आगे बोलते हैं, मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के लिए हैंड आउट पास कर रहा हूँ, लेकिन तुम सब हीरो कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो।
है ना? जिस पर सभी बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ, और टीचर आगे बोलते हैं हाँ हाँ, तुम सभी के पास बहुत कमाल के क्वार्क्स हैं, मगर अपने पावर्स को स्कूल में यूज़ करना रूल्स के खिलाफ है। और हम इज़ुको को देखते हैं जिसने शर्माते हुए अपना हाथ उठा रखा होता है, ये बताते हुए कि वो भी हीरो कोर्स ज्वाइन करेगा। तभी कातुस्की बोलता है टीचर, हम सभी को एक ग्रुप में मत बांधिए, मैं इन बेवकूफ़ों के साथ यही नहीं रहने वाला। और ये सुनकर सभी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बहुत ख़राब था कात्सुकी। जिस पर कात्सुकी बोलता है तुम्हें किसी एक्स्ट्रास की तरह चुप रहना चाहिए। और टीचर बोलते हैं अरे हाँ, अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम यूए हाई जाना चाहते हो, है ना? और ये सुनकर सभी बच्चे हैरानी से बोलते हैं यूए यानी नेशनल स्कूल। और ये सुनकर इज़ुको शर्माते हुए अपना मुंह छुपा लेता है और बच्चे बोलते हैं इस साल वहाँ बस 0.2% लोग ही जा पाए। जिस पर दूसरा बच्चा बोलता है उसका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम है। और कात्सुकी बोलता है इसलिए तुम सब एक्स्ट्रास हो, मैंने मॉक टेस्ट दिया और इस पूरे स्कूल में बस मैं ही ऐसा हूँ जो यूए जा सकता है, और मैं ऑल माइट को भी पीछे छोड़ दूंगा और टॉप हीरो बनूंगा। मेरा नाम सबसे ज़्यादा कमाने वालों के लिस्ट में लिखा जाएगा। और तभी टीचर बोलते हैं अरे हाँ मिडोरिया, तुम भी यूए जाना चाहते हो, है ना? और ये सुनकर कात्सुकी हैरान रह जाता है और अचानक से पूरी क्लास में शांति छा जाती है। मगर तभी सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं क्या मिडोरिया, ये इम्पॉसिबल है, तुम हीरो कोर्स में बस पढ़कर ही नहीं घुस सकते। तभी इज़ुको बोलता है उन्होंने वो रूल हटा दिया है। और ये सुनते ही कात्सुकी उसे मारते हुए बोलता है ओए डेकू, तुम तो इन बेवकूफ़ों से भी नीचे हो, आखिर तुम कैसे मेरे साथ खड़े हो सकते हो? तभी इज़ुको डरते हुए बोलता है नहीं रुको काचान, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, ये मेरा गोल है बचपन से, और इसलिए जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा मुझे पता कैसे चलेगा। और ये सुनकर कात्सुकी गुस्से में बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है ट्राई करने से? क्या तुम टेस्ट को मजाक में ले रहे हो? आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, बेवकूफ़ क्वार्कलेस। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक दुकान में चोरी होती है और एक फ्लूइड से बना क्रीचर पैसों को अपनी बॉडी में चिपकाकर भाग रहा होता है। और वो भागते हुए बोलता है पकड़ लो अगर मुझे पकड़ सकते हो तो। और एक आदमी बोलता है यहाँ कोई हीरो नहीं है, आमतौर पर यहाँ कोई ना कोई होता है। तभी हम एक स्टोर को देखते हैं जिसमें से एक कमज़ोर आदमी निकल रहा होता है और वहाँ के लोग उस क्रीचर के बारे में बोलते हैं ये सुबह होने वाले भीड़ का फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वो अपने कॉर्क्स का यूज़ कैसे करें, इन लोगों का कोई एंड नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो कमज़ोर आदमी अपना फॉर्म चेंज करता है और बोलता है इसका एंड है। और वो क्रीचर उस आदमी को देखकर डर जाता है और वो आदमी बोलता है डरो मत, मैं यहाँ हूँ। और यहाँ इज़ुको अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए बोलता है आज सुबह का इंसिडेंट सभी हेडलाइंस में है, मुझे जल्दी घर जाके इसके बारे में अपने नोट्स में लिखना होगा। और ये बोलकर इज़ुको उस नोटबुक को अपने बैग में रखने ही वाला होता है, मगर तभी कात्सुकी आकर उस नोटबुक को छीन लेता है और बोलता है हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है डेकू। और कात्सुकी के दोस्त आकर उससे नोटबुक के बारे में पूछते हैं और वो उस नोटबुक को देखकर बोलते हैं क्या हीरो एनालिसिस फॉर फ्यूचर? और वो हंसते हुए बोलते हैं क्या सच में? और इज़ुको बोलता है ठीक है, मुझे वो वापस दे दो। मगर कात्सुकी एक पंच मारकर उस बुक को जला देता है और क्लास की खिड़की के बाहर फेंक देता है और बोलता है ज़्यादातर टॉप हीरोज़ के पास उनके स्कूल की दिनों की कहानियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने क्योंकि मैं अकेला स्टूडेंट रहूँगा जो यूए ज्वाइन करेगा इस आम से सिटी जूनियर हाई स्कूल से। मेरा मतलब है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तब तो इसे अपना नाम कात्सुकी से बदलकर आमिर खान रख लेना चाहिए। खैर, और वो इज़ुको के कंधे पर हाथ रखता है और उसके कंधे को गर्म करने लगता है जिससे उसके कंधे से धुआं निकलने लगता है और वो बोलता है खैर यूए में अप्लाई मत करना बेवकूफ़। जिस पर इज़ुको कुछ बोलना चाहता होता है मगर वो बोल नहीं पाता और कात्सुकी और उसके दोस्त जाने लगते हैं और कात्सुकी के दोस्त बोलते हैं तुम्हें कुछ तो कहना ही चाहिए था। जिस पर उसका दूसरा दोस्त बोलता है ऐसे मत बोलो, वो बेचारा रियलिटी को फेस नहीं कर सकता। और जाते हुए कात्सुकी बोलता है अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, तुम छत से कूद जाओ और प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हारे पास एक कॉर्क आ जाए। और ये सुनकर इज़ुको गुस्से में पीछे मुड़ता है। तभी कात्सुकी उसे अपने फ्लेम से डराते हुए पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिस पर इज़ुको कुछ नहीं बोल पाता और सुन्न खड़ा रह जाता है। और वो स्कूल से जाते हुए बोलता है वो बेवकूफ़ क्या बोल रहा था, अगर सच में मैं कूद जाता तो कम से कम कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तभी वो अपने नोटबुक को देखता है जो पानी में होती है और वो बोलता है ये कोई मछलियों का खाना नहीं है बेवकूफ़, ये मेरी नोटबुक है। और ये बोलकर वो नोटबुक उठा लेता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इज़ुको अपनी मॉम को कंप्यूटर ऑन करने को बोलता है जिस पर उसकी मदर बोलती है फिर से। और उसकी मदर कंप्यूटर को ऑन करते हुए बोलती है तुमने अकेले ही लगभग इस पर 10,000 व्यूज़ कर दिए होंगे, मेरे लिए तो ये काफ़ी डरावना है, मैं इसे देख ही नहीं सकती। और तभी हमें यंग इज़ुको की आवाज़ आती है। वो एक पुरानी वीडियो थी, एक तबाही जो काफ़ी समय पहले हुई थी, एक वीडियो जिसमें हीरो ने अपना डेब्यू किया था। और वीडियो में लोग बोल रहे होते हैं क्या तुमने देखा, उसने पहले ही कई 100 लोगों को बचा लिया है और अभी तो बस 10 मिनट ही हुए हैं, ये तो कमाल का है। और ये वीडियो देखकर इज़ुको जैसे उस वीडियो में खो ही जाता है। और हम उस वीडियो में पहली बार ऑल माइट को देखते हैं जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होती है और उसने कई लोगों को पकड़ रखा होता है। और ऑल माइट बोलते हैं जानते हो यहाँ शांति क्यों है?
क्योंकि यहाँ मैं हूँ। और उस वीडियो को देखकर इज़ुको बोलता है, वो कमाल के हैं, जब मैं अपना कॉर्क पालूंगा मैं इन्हीं की तरह बनूंगा। और उसकी मदर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। और ये सुनकर उसे काफ़ी शौक लगता है। और ये सुनकर उसकी मदर पूछती है, क्या क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? ज़्यादातर बच्चों के कॉर्क्स आ भी गए हैं, मगर यही अकेला एक है। आप 4th जनरेशन है ना मैम? क्या मैं आपके कॉर्क्स के बारे में जान सकता हूँ? जिस पर उसकी मदर बोलती है, मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकती हूँ और मेरे हस्बैंड मुंह से आग निकाल सकते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं, आमतौर पर 4 साल की उम्र में इसके पास एक कॉर्क आ जाना चाहिए था। पास्ट में जब सुपर हीरोज आने चालू हुए थे तो इसके लिए कई रिसर्च किए गए, जिसमें पता चला कि अगर पैर की छोटी उंगली में जॉइंट मिसिंग हो या ना हो तो ऐसे लोगों को इवॉल्व्ड कहा जाता है। मगर जैसा आप देख सकती हैं, इज़ुको के दोनों जॉइंट हैं। और ये सुनकर इज़ुको को काफ़ी शौक लगता है। और डॉक्टर आगे बोलते हैं, वैसे तो इस समय तक पता चल जाता है, मगर इसके पास कोई कॉर्क नहीं है। और उस रात इज़ुको अकेले कमरे में बैठा रोते हुए वही वीडियो देख रहा होता है। और वो अपनी मदर से पूछता है, मॉम, ये सभी को अपनी स्माइल से बचाते हैं, चाहिए किसी भी परेशानी में हो। ये कितने अच्छे हैं, क्या मैं भी इनकी तरह बन सकता हूँ? और ये सुनकर उसकी मदर गले लगाकर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर देना इज़ुको। और हमें यंग इज़ुको की आवाज़ आती है, नहीं, ये वो नहीं था जो मैं सुनना चाहता था मॉम। मैं चाहता था कि आप मुझे बोलें। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इज़ुको एक ब्रिज के नीचे से जा रहा होता है। और वो बोलता है, तुमने डिसाइड कर लिया है ना? तो फिर ठीक है, इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या सोचते हैं। अपने सर को ऊपर करो और आगे बढ़ते रहो। और ये बोलकर वो हंसते हुए उस ब्रिज से निकल रहा होता है। तभी गटर के अंदर से वही क्रीचर निकलता है और इज़ुको को देखकर बोलता है, एक मामूली साइज का क्लॉक। और ये बोलकर वो उसे पकड़ लेता है और उसके भागने के चक्कर में इज़ुको के हाथ से बुक गिर जाती है। और वो क्रीचर इज़ुको की बॉडी में घुसने की कोशिश करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा, शांत हो जाओ, तुम्हें बस लगभग 45 सेकंड तक दर्द होगा, तुम जल्दी अच्छा फील करने लगोगे। और ये बोलकर वो इज़ुको के मुंह को दबा देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो आदमी बोलता है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं एक फ्लूइड हूँ। और वो आगे बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम मेरे लिए हीरो हो, मैं इस सिटी में आने नहीं वाला था। और इज़ुको बेहोश होने ही वाला होता है, तभी वहाँ ऑल माइट आ जाते हैं और उस क्रीचर पर गटर के ढक्कन से अटैक करते हैं। और वो बोलते हैं, सब ठीक है बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और वो क्रीचर ऑल माइट को देखकर डर के मारे उन पर अटैक करता है, मगर ऑल माइट उस पर टेक्सास स्मैश का यूज़ करते हैं, जिससे उस क्रीचर के आसपास का हवा का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और वो फट जाता है। और इज़ुको अपने आंखें खोलकर अपने सामने ऑल माइट को देखता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। और ऑल माइट उसे उठाते हुए बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? और वो ऑल माइट को देखकर पागल ही हो जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, मुझे माफ़ करना कि तुम विलन और मेरे फाइट के बीच आ गए। मैं आमतौर पर ऐसी मिस्टेक नहीं करता हूँ, मगर मैं छुट्टियों के दिन इस नए शहर में आकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और ये बोलकर वो हंसने लगते हैं और हम इज़ुको को देखते हैं, जो इन्हें देखकर काफ़ी खुश लग रहा होता है, या उससे भी ज़्यादा। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मगर तुमने काफ़ी हेल्प की, तुम्हारा थैंक्स, मैंने इसे सेफली पकड़ लिया है। और ऑल माइट को देखकर इज़ुको बोलता है, ये नंबर 1 हीरो ऑल माइट है, ये सच में यही है, ये काफ़ी अलग लग रहे हैं। अरे हाँ, मुझे इनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, मगर कैसे? और ये बोलकर वो अपनी नोटबुक को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि ऑल माइट ने पहले ही उसकी नोटबुक पर ऑटोग्राफ कर दिया होता है। और ये देखकर वो बिजली की स्पीड से उनके सामने झुकते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा फैमिली ट्रेजर बनेगा। और ऑल माइट बोलते हैं, मुझे इसे पुलिस के पास लेकर जाना होगा, तुमसे दोबारा मिलूंगा स्क्रीन के दूसरी तरफ। और ये बोलकर वो टेक ऑफ के लिए रेडी होते हुए बोलते हैं, हमें हर समय दुश्मनों से फाइट करना पड़ता है। और इज़ुको अपने मन में बोलता है, रुकिए, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। और ऑल माइट टेक ऑफ कर जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि इज़ुको ने ऑल माइट के पैरों को पकड़ रखा होता है। और उसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं, ओए ओए ओए, मुझसे दूर हो जाओ। जिस पर इज़ुको बोलता है, अगर मैंने ये किया तो मैं मर जाऊंगा। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अरे हाँ। और इज़ुको बोलता है, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, ठीक है, अपनी आंखें और मुंह बंद कर लो। और इज़ुको ऐसा ही करता है। तभी ऑल माइट खांसते हैं और उनके मुंह से खून निकलता है और वो अपने मन में बोलते हैं, अरे नहीं। और वो उसे एक बिल्डिंग के छत पर उतारते हैं और इज़ुको डरते हुए बोलता है, वो काफ़ी भयानक था। और ऑल माइट बोलते हैं, तुम लोगों से बात करना, वो तुम्हें पक्का नीचे ले जाएंगे, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इज़ुको बोलता है, रुकिए। जिस पर ऑल माइट जाते हुए बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। और इज़ुको ऑल माइट से पूछता है, मेरे पास कॉर्क नहीं है, क्या फिर भी मैं सुपर हीरो बन सकता हूँ? और ये सुनकर ऑल माइट वहीं रुक जाते हैं। और इज़ुको पूछता है, क्या कोई जिसके पास कॉर्क नहीं है आपकी तरह बन सकता है? और ऑल माइट उसकी तरफ मुड़ते हैं और हमें इज़ुको की आवाज़ आती है, मेरी मीटिंग ऑल माइट के साथ कमाल की थी, मैं सोच ही नहीं सकता था कि उस समय ने मुझे कितना बदल दिया। और यही खत्म होता है एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑल माइट इज़ुको के बोले क्वेश्चन पर बोलते हैं, बिना कॉर्क के? मगर तभी अचानक से उन्हें कुछ होने लगता है और यहाँ इज़ुको बोल रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरे पास कॉर्क नहीं है, इसलिए
इसके लिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता है, और शायद इसीलिए, या फिर मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है लोगों को बचाना बहुत कूल है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑल माइट की बॉडी से धुआं निकल रहा होता है और इज़ूकू आगे बोलता है एक बड़ी सी स्माइल के साथ, लोगों को बचाना, मुझे भी आपकी तरह एक महान हीरो बनना है। और ये बोलकर वो जैसे ही ऑल माइट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ ऑल माइट का वीक रूप दिखता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम किसी मार्केट को देखते हैं जहाँ की एक गली में वही क्रीचर बॉटल में बंद होता है। और जब उसे होश आता है वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था? और वो ऑल माइट को याद करते हुए बोलता है अरे हाँ, उस बेवकूफ़ ने मुझे इस बॉटल में बंद कर दिया था। तभी वहाँ से कात्सुकी और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं और उनमें से एक पूछता है ओए कात्सुकी, क्या तुम और मिडोरिया बचपन में दोस्त नहीं थे? और दूसरा बोलता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जिस पर कात्सुकी बोलता है ये उसी की गलती है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। और ये बोलते हुए वो उस बोतल को किक करता है जिसमें वो क्रीचर बंद होता है, जिससे वो बोतल, और उसका दोस्त उससे बोलता है इन सब पर ध्यान मत दो। तभी कात्सुकी स्कूल में हुए इंसिडेंट को याद करता है और बोलता है वो एक बेवकूफ़ है जो बच्चों की तरह सपना देख रहा है, और उसे ये सब करता देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है। और उसका दूसरा दोस्त बोलता है तो क्यों ना हम आर्केड चलें मूड को चेंज करने के लिए, तुम भी आ रहे हो है ना? जिस पर कात्सुकी बोलता है हाँ, और उसका दोस्त बोलता है तो चलो स्टेशन चलते हैं, वहाँ कई सारे शिकार होंगे। जिस पर कात्सुकी बोलता है अगर हम पकड़े गए तो मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। और तभी वो अपने पीछे उसी क्रीचर को देखते हैं जो बोल रहा होता है एक इनविजिबल क्लॉक एक ग्रेट कॉर्क के साथ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनुसुके ऑल माइट को देखकर हैरानी से बोलता है आप कमज़ोर हैं, जिसे देखकर इज़ूकू डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं। और ऑल माइट बोलते हैं तुम जानते हो जो लोग पूल में काम करते हैं वो लगातार अपनी बॉडी को स्ट्रेच और पुल कैसे करते हैं? और तभी वहाँ पर एक इमेज अपीयर होती है और ऑल माइट उस इमेज की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ऐसे। जिस पर इज़ूकू बोलता है बिल्कुल नहीं। और वो आगे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऑल माइट जो निडर हैं, जो अपने स्माइल से सबको बचाते हैं, वो महान है। और ये सुनकर ऑल माइट बोलते हैं एक फेयरलेस स्माइल, ऐसा क्या? और ये बोलते हुए वो बैठ जाते हैं और आगे बोलते हैं अब जब तुमने मुझे ऐसे देख ही लिया है बच्चे, तो ध्यान रखना कि तुम इसे ऑनलाइन ना लिख दो, भूल कर भी नहीं। और ये बोलकर वो इज़ूको को इंजरी दिखाते हुए बोलते हैं ये एक इंजरी है जो मुझे 5 साल पहले एक दुश्मन से लड़ते समय लगी थी। और ये सुनकर इज़ूको बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, 5 साल पहले? क्या ये तब हुआ था जब आप टॉक्सिक चेनसॉ से लड़ रहे थे? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं तुमने सही कहा, मगर उस तरह का बेवकूफ़ मुझे हरा नहीं सकता था। उस फाइट को दुनिया के सामने नहीं लाया गया और ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। और वो आगे बोलते हैं मैं लोगों को अपने स्माइल से बचाता हूँ, वो सिंबल ऑफ पीस किसी ईवल के कारण खराब नहीं हो सकता था। मैं स्माइल करता हूँ हीरोज़ पर होने वाले प्रेशर को दिखाने के लिए और अपने अंदर के डर को हराने के लिए। जो प्रो होते हैं वो हमेशा अपने लाइफ को खतरे में डालते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम हीरो बन सकते हो बिना पावर के। और ये सुनकर इज़ूको को धक्का लगता है और ऑल माइट खड़े होते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें दूसरों की हेल्प ही करनी है तो तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। उनका भी मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि हम विलन्स को उनके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, मगर यह भी बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। और यहाँ ऑल माइट बोलते हैं मुझे इस आदमी को जल्द ही पुलिस को देना होगा। और ये बोलकर जब वो अपने पैंट को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो बॉटल उनके पास नहीं है। तभी वो खिड़की से बाहर डिस्ट्रक्शन को देखते हैं और वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ छत पर इज़ूको भी उसी डिस्ट्रक्शन को देखकर उसके पास भागते हुए बोलता है एक विलन, आखिर कौन सा हीरो वहाँ गया होगा? मगर तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम बिना पावर्स के हीरो बन सकते हो। और उसे याद करके इज़ूको वहीं रुक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑल माइट उस डिस्ट्रक्शन की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ डेथ आर्म्स और कुछ और सुपर हीरोज आते हैं और हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन उसी लिक्विड क्रीचर ने किया होता है और उसने कात्सुकी को पकड़ रखा होता है और उसे बचाने के लिए डेथ आर्म्स आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है, मगर क्योंकि उसकी बॉडी लिक्विड की होती है उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि इससे डेथ आर्म्स का हाथ ही फंस जाता है और वो क्रीचर डेथ आर्म्स का हाथ अपने अंदर खींचने लगता है। और तभी वो क्रीचर डेथ आर्म्स पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाता है और उसे देखकर बाकी के सुपर हीरोज उसे बचाने आते हैं, मगर वो क्रीचर उन सभी पर अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेते हैं। और वो क्रीचर बोलता है मेरे पास मत आना। और कात्सुकी उससे जूझते हुए बोलता है मैं इस तरह के जंगली को खुद को निगलने नहीं दे सकता। और ये बोलकर वो अपने फायर पावर का यूज करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। और वो क्रीचर बोलता है क्या पावर है, मेरा तो जैकपॉट लग गया। और वो अपने मन में बोलता है इस क्वार्क और पावर के साथ मैं उस आदमी से अपना बदला ले पाऊंगा। और उस क्रीचर को देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है वो बहुत खतरनाक विलन है। तभी वहाँ खड़ी लड़की बोलती है देखो वो नई हीरो माउंट लेडी। और हम वहाँ माउंट लेडी को देखते हैं और वो उस पर अटैक करने से पहले बोलती है मुझे कम से कम 2 गलियाँ चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने बड़े शरीर के साथ छोटी सी गली में घुस नहीं सकती थी। तभी वहाँ कामुई आता है जो लोगों को बचाते हुए बोल रहा होता है मैं एक्सप्लोजन्स में अच्छे से काम नहीं कर सकता, मैं ये काम किसी और पर छोड़ता हूँ। और ड्राफ्ट बैग उन आग को बुझाते हुए बोलता है थैंक गॉड मेरा हाथ इससे लड़ सकता है। और वो आगे बोलता है फायर ट्रक अभी तक नहीं आए। और वो डेथ आर्म्स से पूछता है वहाँ सब कैसा चल रहा है? जिस पर डेथ आर्म्स बोलता है वो चिपचिपा है और उसे पकड़ना मुश्किल है।
और एक बच्चा जिसका कॉर्क बहुत स्ट्रांग है उससे स्ट्रगल कर रहा है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है ये मेरा जोन है। मगर इस 3 तरफा खेल के कारण मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है। और वो क्रीचर सात्सुकी को निगल लेता है और डेथ आर्म्स और उसके दोस्तों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे डेथ आर्म्स और उसके दोस्त पीछे हटते हुए बोलते हैं कोई नहीं है जो इस समय इस सीन को संभाल सके। हम बस किसी ऐसे का इंतजार कर सकते हैं जिसके पास इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सूटेबल कॉर्क हो। जिस पर बैकड्राफ्ट बोलता है। और यहाँ डेथ आर्म्स अपने मन में बोलता है मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मगर उसे कुछ समय और रुकना होगा। अगर मेरे पास ऐसे आदमी को खत्म करने की पावर होती तो। तभी वहाँ ऑल माइट पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वो वही विलन है जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। और उन्हें पास्ट का समय याद आता है जब इजुको ने उनके पैर को पकड़ रखा था और वो उन्हें छोड़ने को बोल रहे थे। और वो बोलते हैं मैं अपने लिमिटेड टाइम को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने एक फ़ैन के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ हम देखते हैं कि इजुको अपने नोटबुक पढ़ते हुए जा रहा होता है और उसके बारे में कही हुई सभी बातों को याद कर रहा होता है। और वो अपने मन में बोलता है, यहाँ तक कि टॉप प्रो ने भी यही कहा, जिस पर वो रोने लगता है। और वो खुद से बोलता है रो मत, तुम जानते हो इसलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी आंखें खोल नहीं रहे थे और रियलिटी को देख नहीं रहे थे। और वो वही डिस्ट्रक्शन की जगह देखता है और वहाँ से एक और वो वहाँ देखने की कोशिश करने लगता है, मगर वो खुद से बोलता है रुक जाओ ये सब बेकार है। और वो वहाँ उसी विलन को देखता है जिसे ऑल माइट ने पहले पकड़ा था। और वो अपने मन में बोलता है इसे तो ऑल माइट ने पकड़ लिया था। और वो पास्ट को याद करते हुए बोलता है क्या उन्होंने गिरा दिया था, मगर ऐसा हुआ कैसे, क्या वो मेरी गलती थी। और तभी वहाँ लोग बात करने लगते हैं आखिर हीरोज कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। जिस पर दूसरा बोलता है वो कुछ नहीं कर सकते, उसने एक जूनियर हाई स्कूल के बच्चे को पकड़ रखा है काफ़ी समय से। और ये सुनकर इजुको बोलता है काफ़ी समय से, आखिर वो इस सफोकेशन को संभाल कैसे रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा। और वो लोग बोलते हैं क्या ये वही विलन नहीं है जिसे ऑल माइट ने पहले पकड़ा था। और ये सुनकर दूसरा बोलता है ऑल माइट, क्या वो यहाँ है। तभी दूसरा बोलता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय पहले उन्हें देखा था। जिस पर इजुको बोलता है ये मेरी गलती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और लोग उन बाकी हीरोज को देखकर बोलते हैं ये उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और डेथ आर्म्स और उसके दोस्त बोलते हैं हमें किसी ऐसे हीरो का वेट करना होगा जिसके पास इसके लिए सूटेबल कॉर्क हो। और इजुको बोलता है अपना बेस्ट देना, मुझे माफ़ कर दो, हेल्प जल्दी ही आ जाएगी, कोई एक हीरो जल्दी आ जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इजुको अपने आप को रोक नहीं पाता और उस क्रीचर की तरफ भागने लगता है। और डेथ आर्म्स उसे देखकर बोलता है रुको बेवकूफ़। और सात्सुकी उसे देखकर बोलता है ये तो डेकू है। और इजुको भागते हुए खुद से बोलता है मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और वो क्रीचर इजुको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इजुको खुद से पूछता है मैं क्या करूँ, मैं इस समय क्या करूँ। तभी उसे उसकी बुक का पेज 25 याद आता है और वो अपने बैग को उस क्रीचर की तरफ फेंकता है, जिसके लगते ही उसकी पकड़ सात्सुकी की ओर ढीली पड़ जाती है। और इजुको उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और उसे देखकर सात्सुकी बोलता है तुम क्या कर रहे हो। जिस पर इजुको बोलता है मेरे पैर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मैं नहीं जानता क्यों। और तभी हमें इजुको की आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि इसके कई रीज़न है। और तभी उसे पास्ट का याद आता है जिसमें सभी उसे गिव अप करने को बोल रहे होते हैं। और इजुको सात्सुकी को देखकर बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। और हम देखते हैं कि ऑल माइट भी उसे देख रहे होते हैं और वो अपने फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं मगर कर नहीं पाते। और यहाँ वो क्रीचर इजुको पर अटैक करते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और सभी हीरोज इजुको को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और डेथ आर्म्स बोलता है वो मर जाएगा, क्या वो सुसाइड करना चाहता है। तभी वहाँ एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ धुआं उठता है, मगर जब धुआं शांत होता है हम देखते हैं कि वहाँ ऑल माइट आ गए होते हैं अपना फॉर्म चेंज करके। और ऑल माइट बोलते हैं भले ही मैंने तुम्हें वो सब कहा था मगर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम सच में उन सब पे अमल करो। और ये बोलकर वो उस क्रीचर से सात्सुकी को अलग करते हुए बोलते हैं प्रोज हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और हम देखते हैं कि फॉर्म चेंज करने के कारण उनके मुंह से खून निकलता है। तभी ऑल माइट डेट्रॉइड स्मैश का यूज करते हैं जिससे वो क्रीचर दूर गिरता है और हवा काफी तेज घूमने लगती है। और तभी वहाँ शांति छा जाती है और उनके पंच का प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ बारिश होने लगती है। और डेथ आर्म्स बोलता है इन्होंने क्लाउड बना दिए। और ऑल माइट बोलते हैं हे हे हे। और उनके ये बोलते ही पूरी जनता मानो पागल हो जाती है और बोलती है उन्होंने बस अपने राइट पंच से ही वेदर को बदल दिया, वो कमाल के हैं, ये ऑल माइट हैं। और हम देखते हैं कि ऑल माइट हल्का सा लड़खड़ा जाते हैं मगर वो खुद को संभाल लेते हैं। और हमें इजुको की आवाज़ आती है। इन सब के बाद हीरोज ने बिखरे हुए कीचड़ को इकट्ठा किया, यानी उस क्रीचर को। और यहाँ हम देखते हैं कि डेथ आर्म्स और कामुई इजुको पर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं हर चीज़ की लिमिट होती है, तुम्हारा खुद को खतरे में डालने का कोई रीज़न नहीं था। और हमें इजुको की आवाज़ आती है मुझे हीरोज से डांट खानी पड़ रही थी मगर काचान की प्रशंसा हो रही थी। और एक हीरो कात्सुकी से बोलता है तुम्हारे कॉर्क कमाल के हैं, एक प्रो हीरो बनने के लिए प्लीज़ मेरी एजेंसी में आ जाओ। और हम सात्सुकी के फेस को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी चैनल्स पर सुबह के इंसिडेंट के बारे में बात हो रही होती है। और इजुको घर वापस आते हुए बोलता है मुझे ऑल माइट से माफ़ी मांगनी थी मगर अभी भी वो इंटरव्यू में है,
मैं घर जाके उनकी वेबसाइट पर मैसेज सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तभी वहाँ सात्सुकी भागते हुए आता है और बोलता है, मैंने कभी तुमसे हेल्प नहीं मांगी और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, ठीक है? मैं खुद के दम पर ठीक था। तुम क्वार्कलेस फेलियर, लगता है तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो, मगर तुम खुद को ही नीचे दिखा रहे हो। और ये बोलकर वो शब्द जो मैं सुनना चाहता था, और ऑल माइट बोलते हैं, तुम हीरो बन सकते हो। और ये सुनकर इज़ुको खुशी के मारे चिल्लाते हुए रोने लगता है और हमें इज़ुको की आवाज़ आती है, ड्रीम रियलिटी बन सकते हैं। मगर मैं मेंशन करना भूल गया मेरी स्टोरी कि कैसे मैं ग्रेटेस्ट हीरो बना। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। हीरो नंबर 1 ऑल माइट, एज अननोन, क्वार्क अनडिफाइंड। वो हीरो की दुनिया के किंग हैं और उन्हें कमाल की पॉपुलैरिटी मिली उनकी एबिलिटी के कारण। जब वो अपीयर हुए, क्रिमिनल्स एक्टिविटी साल दर साल कम होने लगी और उनकी एग्जिस्टेंस से ही विलन्स डर जाते हैं और वो सिंबल ऑफ पीस बन गए, नाम और रियलिटी दोनों में। और उस आदमी ने मुझे कहा, और हम ऑल माइट को सुनते हैं जो बोल रहे होते हैं, तुम हीरो बन सकते हो। और मिडोरिया उन सभी बातों और लोगों को याद करके रोने लगता है जिन्होंने उसे क्विट करने को बोला था और उस पर हंसे थे। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, मैं चाहता था कि कोई मुझसे ये बोले। और फिर जिस पर्सन को मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उन्होंने मुझे वो शब्द कहे। क्या इससे भी कुछ शॉकिंग हो सकता है? और ऑल माइट बोलते हैं, तुम मेरे पावर्स के लिए वर्दी हो। और ये सुनकर मिडोरिया कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, आपके पावर्स के लिए? और मिडोरिया का वो फेस देखकर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, असली शो इसके बाद चालू होगा। और वो मिडोरिया के पास आते हुए बोलते हैं, सुनो बच्चे, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेरा पावर लेना चाहते हो या नहीं। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से अपने मन में बोलता है, ऑल माइट क्या बोल रहे हैं? और ऑल माइट बोलते हैं, मैं अपने पावर्स की बात कर रहा हूँ बच्चे, टैबलॉडियस, इसे सुपर स्ट्रेंथ और बूस्ट कहते हैं। और मैं हमेशा क्वेश्चंस को डॉज कर देता हूँ अपने फनी जोक्स से, क्योंकि सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को नेचुरल बॉर्न हीरो होना चाहिए था। मगर बच्चे, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरा क्वार्क मुझे दिया गया था एक पवित्र मशाल की तरह। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है, ये आपको पास किया गया था? और ऑल माइट बोलते हैं, तो ठीक है, अगले तुम हो। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है, रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये सच है कि आपका क्वार्क एक डिबेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दुनिया के लिए ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। और इतना कि मैं एक भी दिन ऐसा नहीं देखता कि जब आपके बारे में कुछ ऑनलाइन ना कहा गया हो। मगर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्वार्क को मुझे देने से क्या मतलब है। मैंने कभी पहले ये नहीं सुना। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, तुम हमेशा इनकार से शुरू करते हो, है ना? और वो आगे बोलते हैं, ये नॉनसेंस है। मैं भले ही कई चीज़ छुपाता हूँ, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। वो पावर जो ट्रांसफ़र की जाती है, वो क्वार्क जो मेरे पास है, उसे कहा जाता है वन फॉर ऑल। और ये बोलकर वो अपने पावर को दिखाते हैं और ऑल माइट बताते हैं कि एक पर्सन ने इस पावर को कलेक्ट किया था और उसे दूसरे को पास कर दिया, जिसने उसे तीसरे को पास किया। और ये शक्ति वो पावर है जो लोगों की मदद की पुकार से बनी। और ये सुनकर मिडोरिया पूछता है, मगर आप ऐसी ग्रेट चीज़ मुझे क्यों दे रहे हैं? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं एक सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ और फिर मैंने सोचा कि तुम्हें वो पावर देना ठीक रहेगा। तुम बस एक क्वार्कलेस हीरो फैन बॉय हो, मगर तुम वहाँ खड़े उन सभी से ज़्यादा हीरोइक थे। और ऑल माइट बोलते हैं, वैसे ये तुम पर है, तुम क्या करना चाहते हो? और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज कर दिया और मुझे अपना सीक्रेट बताया। मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं उन्हें मना कर पाऊँ। और ये बोलते हुए मिडोरिया खड़ा होता है और बोलता है, मैं करूँगा। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, इमीडिएटली रिप्लाई, जैसा मैंने सोचा था। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, मगर उस पावर को रिसीव करना इतना ईजी नहीं था। और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडोरिया एक अलमारी को खींच रहा होता है जिसके ऊपर ऑल माइट बैठे होते हैं। और वो बोलते हैं, हे हे हे, यहाँ बैठने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मिडोरिया उस अलमारी को खींच नहीं पाता और गिर जाता है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अगर तुम हल्का सा खींच लो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा मतलब है आपका वेट 274 है ना? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, नहीं, मेरा वजन कम हो गया है और अब मैं इस फॉर्म में 245 हूँ। और मिडोरिया पूछता है, वैसे मैं इस जगह पर ये कचरे क्यों खींच रहा हूँ? जिस पर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम प्रॉपर वेसल नहीं हो। और ये बोलकर वो मिडोरिया की फ़ोटो खींचने लगते हैं। और ये सुनकर मिडोरिया रोते हुए बोलता है, आप उसका उल्टा बोल रहे हैं जो आपने पहले कहा था। और ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं तुम्हारी बॉडी की बात कर रहा हूँ। मेरा क्वार्क वन फॉर ऑल पूरी तरह से फिजिकल एबिलिटी है जो कई लोगों ने गैदर की है और एक अनप्रॉपर बॉडी इसे झेल नहीं पाएगी। इससे जॉइंट खुल जाएंगे और बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। और ये सुनकर मिडोरिया डरते हुए बोलता है, क्या? और वो आगे बोलता है, तो मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए कचरे उठाने होंगे। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, यस, मगर बस इतना ही नहीं, कुछ रिसर्च के बाद कल मैंने ये पाया कि ये जगह कई सालों तक इसके लिए यूज़ होती रही। और मिडोरिया बोलता है, क्योंकि ऐसी हालत होने का कई सारे रीज़न है, लहरों के कारण आने वाला सामान, और यहाँ काफ़ी सारे सामानों को भी फेंक दिया जाता है और लोग इसका फ़ायदा उठाकर अपना इनलीगल सामान भी यहाँ छुपा देते हैं और लोकल्स भी इसके आसपास नहीं आते। और ऑल माइट बोलते हैं, आजकल के हीरो शो ऑफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं,
हीरो बनने का मतलब अपनी इच्छा से सर्विस देना है, चाहे इसे लोग बोरिंग या कुछ भी कहें, मगर तुम इस जड़ से अलग नहीं हो सकते हो। और ये बोलते हुए वो अलमारी को पिचका देते हैं और आगे बोलते हैं, तुम इस सेक्शन को रिस्टोर करोगे और ये तुम्हारा हीरो बनने का पहला स्टेप है। और वो वहाँ रखे कचरे को देखते हुए बोलता है, मेरा पहला स्टेप इन सबको साफ करना। और ऑल माइट पूछते हैं, यंग मिडोरिया, तुम यूए जाना चाहते हो, है ना? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ, क्योंकि वहाँ आप गए थे और इसलिए अगर मैं कहीं जाऊँगा तो वो यूए होगा। और ऑल माइट बोलते हैं, तुम एक गो गेटर फैन बॉय हो, मगर मुझे तुम्हें पहले कुछ बताना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो तुम इस कॉर्प के साथ नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी सैड है मगर ये सच है। और यूए सबसे हार्डेस्ट कोर्स है जाने के लिए। जिस पर मिडोरिया बोलता है, अगले 10 महीनों में यूए के एग्ज़ाम चालू होने से पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तभी ऑल माइट उसे पेपर देते हुए बोलते हैं, इसके अंदर से आएगा, मैं इसके साथ आया। एम टू पास अमेरिकन ड्रीम प्लान, ये प्लान तुम्हें इस बीच को साफ करने में हेल्प करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे से फॉलो करो। और मिडोरिया उस प्लान को पढ़ते हुए बोलता है, यहाँ तो सोने का भी प्लान लिखा हुआ है। और ऑल माइट बोलते हैं, वैसे ये सुपर हार्ड शेड्यूल है, क्या तुम इसे कर पाओगे? जिस पर मिडोरिया बोलता है, बिल्कुल, मुझे लोगों से कहीं ज़्यादा गुना मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है और मेरे सबसे मुश्किल 10 महीने चालू हो गए। और हम देखते हैं कि मिडोरिया एक कबर्ड को खींच रहा होता है और ऑल माइट बोलते हैं, इसे पार्क के एंट्रेंस तक ले जाओ और ट्रक में डालो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया एक टायर को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है और हमें उसकी आवाज़ आती है, साइज़ और शेप के अनुसार मुझे अलग अलग मसल्स यूज़ करने होते थे। और ऑल माइट बोल रहे होते हैं, दौड़ो दौड़ो, 10 महीने जल्दी ही निकल जाएंगे। और तभी मिडोरिया भागते हुए गिर जाता है और ऑल माइट बोलते हैं, एथलेटिक बनूं। और यहाँ स्कूल में टीचर बोल रहे होते हैं, चलो सुपर पावर के साथ तुम्हारा अपीयरेंस देखते हैं। और मिडोरिया बोलता है, ये काफ़ी टफ है, 10 महीने इसके लिए, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने एग्ज़ाम होने से पहले ये खत्म नहीं किया तो, जिसका मतलब है मेरे पास 294 दिन बचे हैं। और रिकवरी पीरियड को मिलाकर अगर मैं इसके लिए 2 दिन का रेस्ट लेता हूँ तो मुझे लगभग 89 डेज लगेंगे, अगर मैं एफिशिएंट रहा तभी भी। और ये बोलते हुए वो बड़बड़ाने लगता है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी टीचर मिडोरिया के सर पर मारते हुए बोलते हैं, ओए मिडोरिया, क्या तुमने किसी विलन को देख लिया जिसने तुम्हें पागल कर दिया? तुम्हें यूए के बारे में सोचना चाहिए। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, प्लस मुझे एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना होगा। और हम देखते हैं कि मिडोरिया शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करने लगता है, जिससे वो इतना थक जाता है कि वो क्लास में सोने लगता है, मगर वो हार नहीं मानता और शेड्यूल को फॉलो करता रहता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया एक लॉकर को उठाकर ले जा रहा होता है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, क्या हुआ, अभी बस 3 महीने ही बचे हैं, तुम ऐसे ही इसे बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम हार मानना चाहते हो? क्या तुम आज आराम करना चाहते हो? मगर हम देखते हैं कि मिडोरिया की बॉडी थक चुकी होती है, मगर उसका विल पावर नहीं, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए घिसटने लगता है। जिसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं, ओवरवर्क। और वो आगे बोलते हैं, एम टू पास अमेरिकन ड्रीम प्लान को तुम्हारे बॉडी और माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया था ताकि तुम ट्रेनिंग के समय तक कर पाओ। तुम प्लान को अब तक तो फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? अगर तुम ज़्यादा करोगे तो इसका इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या तुम जाना नहीं चाहते? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं जाना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, मुझे बाकियों से ज़्यादा काम करना होगा। और वो खड़े होते हुए बोलता है, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं सबसे महान बनना चाहता हूँ आपकी तरह। और ऑल माइट को वो कन्वर्सेशन याद आती है जो मिडोरिया ने उनसे छत पर की थी। और उसे याद करके ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, ये फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। और ये बोलते हुए वो अपना फॉर्म चेंज करके मिडोरिया को उठाते हुए बोलते हैं, तुम एक गो गेटर फैन बॉय हो, ऐसे ही। मगर अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, इसे इस ओल्ड गाय पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए प्लान एडजस्ट करूँगा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, आप ओल्ड नहीं हैं ऑल माइट। और ऑल माइट ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी हमें 26 फरवरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सुबह सुबह ऑल माइट को देखते हैं और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, आज सुबह 6 बजे एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन है। और ऑल माइट देखते हैं कि मिडोरिया कचरे के पहाड़ पर खड़ा होकर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और ऑल माइट ये देखकर हैरानी से बोलते हैं, हे, इसने तो बाहर का भी हिस्सा साफ कर दिया, यहाँ तो कचरे का एक टुकड़ा तक नहीं पड़ा है। इसने लास्ट मिनट में काफ़ी परफेक्ट काम किया है। और मिडोरिया बेहोश होकर उस पहाड़ से गिरने ही वाला होता है, मगर तभी ऑल माइट जल्दी से अपना फॉर्म चेंज करके उसे बचा लेते हैं और बोलते हैं, तुमने अच्छा काम किया। और मिडोरिया बोलता है, ऑल माइट, मैंने कर दिया। और ऑल माइट बोलते हैं, हाँ, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, एंटरटेनर। और वो उसे रखते हुए बोलते हैं, टीनेजर्स तो कमाल के होते हैं। और वो उसे उसकी पुरानी फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं, ये तुम थे 10 महीने पहले, तुमने काफ़ी अच्छा किया और तुम एक सूटेबल वेसल हो। और मिडोरिया बोलता है, मुझे लग रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूँ ऑल माइट, आपने ये सब मेरे लिए किया। और वो रोते हुए बोलता है, मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। और ऑल माइट हंसते हैं और अपने मन में बोलते हैं, तुम इतने समय से जो बोल रहे थे वो गलत था, ये तुम्हारा खुद का हार्ड वर्क है। और ऑल माइट मिडोरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं,
हमें तुम्हारी आंखों के लीकेज को ठीक करना होगा। और अब समय है अवार्ड सेरेमनी का। इज़ुको, मिडोरिया और ऑल माइट अपना बाल तोड़कर बोलते हैं, मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था, कुछ चीज़ें तुम्हें मिलती हैं क्योंकि तुम लकी हो, और कुछ चीज़ें दी गई क्योंकि तुम्हें रिकॉग्नाइज किया गया। दोनों डिफरेंट हैं, इसे अपने दिल में याद कर लो। ये पावर तुम्हें मिली है तुम्हारे खुद के मेहनत से। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, मैंने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जो कॉमिक में भी सरप्राइजिंग होता है, मेरे हाथों में। और ऑल माइट अपना बाल देते हुए उससे बोलते हैं, लो खा लो। और ये सुनकर मिडोरिया हैरान रह जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खा रहे हो जब तक तुम मेरा डीएनए नहीं लेते। जिस पर मिडोरिया बोलता है, जैसा मैंने सोचा था ये उससे पूरा अलग था। और ऑल माइट बोलते हैं, इन सब का टाइम नहीं है, तुम एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाओगे, खाओ खाओ खाओ। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती अपने बालों को उसके मुंह में ठूस देते हैं। और सीन चेंज होता है और हमें यूए हाई दिखाया जाता है, जहाँ पहुँचकर मिडोरिया बोलता है, मैंने कर दिखाया। और वो अंदर जाते हुए अपने मन में बोलता है, मैं अपने पावर्स को टेस्ट नहीं कर पाया जो मुझे ऑल माइट ने दिया था। और वो बोलता है, मैंने उनका बाल तो खा लिया मगर क्या मुझे पावर्स मिल गई? तभी वहाँ सात्सुकी आता है और बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ डेकू, मेरे सामने खड़े मत रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर मिडोरिया डरते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग, हम दोनों टेस्ट में अच्छा करेंगे। और काचान बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और हम बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं जो बोल रहे होते हैं, अरे बाकुगो से है ना, जो उस कीचड़ वाले विलन के साथ था, ये वही है। और मिडोरिया बोलता है, उस दिन के बाद से काचान ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं बस उससे अपने हैबिट के कारण डर रहा हूँ। और वो खुद से बोलता है, मैं पहले से अलग हूँ, अपने पिछले 10 महीनों को याद करो और आगे बढ़ो हीरो बनने के लिए। और ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है मगर उसका पैर उसके दूसरे पैर से टकराता है जिससे वो गिरने लगता है। और वो अपने मन में बोलता है, अरे नहीं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उसे बचा लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और वो लड़की आगे बोलती है, ये मेरा क्वार्क है, मुझे माफ़ करना, तुमसे बिना पूछे तुम पर यूज़ करने के लिए, मगर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम बैड लक फील करते है ना? और वो आगे पूछती है, क्या तुम नर्वस नहीं हो? और हमारा मिडोरिया उस सुंदर लड़की को देखकर सकपका जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। और वो लड़की आगे बोलती है, चलो अपना बेस्ट देते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और मिडोरिया खुशी से अपने मन में बोलता है, मैंने एक लड़की से बात की, हालांकि उसने कुछ भी नहीं बोला। और एग्ज़ाम हॉल में अनाउंस होता है, सभी एग्जामिनी सुने, मेरे शो में आप सबका स्वागत है, सभी लोग बोलो हे। मगर कोई नहीं बोलता, जिस पर वो आदमी बोलते हैं, वाह क्या रिस्पॉन्स है। और वो आगे बोलते हैं, अब मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। और वो फिर से पूछते हैं, आर यू रेडी? जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता और वो खुद ही बोलते हैं, ये। और उन्हें देखकर मिडोरिया बोलता है, ये वॉइस हीरो प्रेजेंट माइक है, मैं इन्हें रेडियो पर हर हफ्ते सुनता हूँ, मैं हैरान हूँ, यूए में सभी टीचर्स प्रो हीरो हैं। तभी सात्सुकी बोलता है, चुप रहो। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, जैसा एप्लीकेशन में लिखा है, तुम सभी 10 मिनट के लिए मॉक बैटल करोगे, तुम अपने साथ कुछ भी ला सकते हो, जब हमारे रिप्रेजेंटेटर तुम्हें तुम्हारे स्पेसिफाइड बैटल सेंटर ले जाएंगे, ठीक है? और काचान बोलता है, दूसरे शब्दों में वो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर नहीं लड़ने देंगे। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, भले ही उनका नंबर एक के बाद एक क्यों ना हो और अलग अलग सेंटर होंगे। और काचान बोलता है, मेरी और मत देखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आगे बोलता है, अरे नहीं, अब मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, 3 अलग टाइप के विलन्स हर बैटल सेंटर में होंगे, तुम्हें उनके डिफ़िकल्टी लेवल्स के बेस पर पॉइंट मिलेंगे, तुम सबका गोल है अपने क्वार्क्स को यूज़ करना विलन से पॉइंट अर्न करने के लिए। और हाँ, दूसरे एग्जामिनीज पर अटैक करना और अनहीरोइक काम करना मना है। तभी एक बच्चा उठता है और बोलता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, हाँ। और वो पूछता है, प्रिंट आउट में तो 4 तरह के विलन हैं, अगर ये कोई गलती है तो जापान के सबसे मशहूर स्कूल यूए को शर्मिंदा होना चाहिए। हम एग्जामिनीज इस जगह पर आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें हीरोज़ बनाएं। और वो आगे मिडोरिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और तुम घुंघराले बालों वाले, तुम इसे पूरे समय गुनगुना रहे हो, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, अगर तुम हीरो मज़े के लिए बनना चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। जिस पर मिडोरिया अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, ओके एग्जामिनी नंबर 7111, इस ग्रेट मैसेज के लिए तुम्हारा थैंक्स। 4th विलन जिसका पॉइंट 0 है, ये एक ऑब्स्टिकल है, ये सभी सेंटर में एक ही होगा, एक ऑब्स्टिकल जो कम जगहों पर पागल हो जाता है और इसे हराना इम्पॉसिबल है और उसे हराने का कोई रीज़न भी नहीं है। मैं तुम सब लिसनर्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसे अवॉइड करना। और ये सुनकर एग्जामिनी नंबर 7111 बोलता है, आपका थैंक्स, मुझे इंटरप्शन के लिए माफ़ कर दीजिएगा। और एक बच्चा बोलता है, ये एक ऑब्स्टिकल है जिसे तुम वीडियो गेम की तरह अवॉइड करते हो। और दूसरा बच्चा बोलता है, पूरी जगह ही वीडियो गेम की तरह है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, मेरी तरफ से इतना ही, अब मैं तुम सब लिसनर्स को प्रेजेंट दूंगा। हमारे स्कूल के मोटो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, एक अच्छा हीरो वो होता है जो जीवन के दुर्भाग्य पर काबू पाता है, उसके आगे जाओ और प्लस अल्ट्रा। तुम सबकी सफरिंग के लिए गुड लक। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया अपने सेंटर तक पहुंचता है और बोलता है, ये समय करने का है, मुझे सब कुछ करना होगा जो ऑल माइट ने मुझे पिछले 10 महीनों में सिखाया है, मैं बनूंगा वो हीरो जो मैं बनना चाहता था। और यही खत्म होता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है,
यूए हाई स्कूल का हीरो कोर्स एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल उन लोगों के लिए जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशंस चाहते हैं। वैसे तो पूरी कंट्री में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मगर ये उन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इसका एक्सेप्टेंस रेट 1% से भी कम है। और जिस हीरो ने नेशनल अवार्ड को भी रिफ्यूज़ कर दिया, नंबर 1 हीरो ऑल माइट, और वो हीरो जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स को रिसॉल्व किया, फायरी हीरो एंडवर, वो जिन्होंने 8 साल लगातार जीन्स अवार्ड जीता, बेस्ट जीन्स। यूए से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है एक ग्रेट हीरो बनने के लिए, और इसलिए मैं भी यूए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आया। मैं पहला कदम बढ़ाऊंगा, पहला कदम अपने सपने की तरफ, एक हीरो बनने का सपना। और तभी सीन चेंज होता है और हम उस जगह पर एग्जामिनीज़ को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, ये तो एक किसी शहर की तरह लग रहा है। जिस पर दूसरा एग्जामिनी बोलता है, इनके पास इससे एक से ज़्यादा हैं। और मिडोरिया घबराते हुए बोलता है, मॉक बैटल, और ये बोलकर वो बाकियों को देखते हुए बोलता है, भला ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, और क्या ये नर्वस नहीं है? इनके पास तो इनके इक्विपमेंट्स भी है कॉर्क के साथ। तभी मिडोरिया वहाँ उसी लड़की को देखता है और बोलता है, ये तो वही है जिसे मैंने स्कूल के गेट पर देखा था। और वो उसके पास जाते हुए बोलता है, मुझे उसे पहले के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। और वो जा ही रहा होता है, तभी वहाँ एग्जामिनी नंबर 7111 आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे देखकर मिडोरिया घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये भी यहाँ है। और 7111 मिडोरिया से बोलता है। उस लड़की को देखकर लगता है कि वो फोकस करने की कोशिश कर रही है और वो आगे मिडोरिया से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने एंट्रेंस एग्जाम लोगों से घुलने मिलने के लिए लिया है? और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और तभी एक दूसरा बच्चा बोलता है, ये वही लड़का है ना, जो स्कूल के गेट पर गिरने ही वाला था। और दूसरा बोलता है, चलो एक राइवल तो कम हुआ, इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी होगी। और सभी लोग बोलते हैं, ये हमारे लिए लकी है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मुझे लग रहा है बाकी सभी लकी फील कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और तभी वहाँ प्रेजेंट माइक आते हैं और बोलते हैं, ठीक है, स्टार्ट। और ये सुनकर सभी प्रेजेंट माइक को देखने लगते हैं और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, क्या रियल फाइट में कोई काउंटडाउन नहीं होती? दौड़ो दौड़ो। और मिडोरिया उनकी बातें सुनता रह जाता है और तभी वो देखता है कि सभी लोगों ने भागना चालू भी कर दिया है और वो काफ़ी पीछे छूट गया है। और वो भागते हुए बोलता है, मैं पीछे रह गया, शांत रहो, सब ठीक है, मेरे साथ ऑल माइट है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिडोरिया उस बाल को निगल लेता है और ऑल माइट पूछते हैं, तुमने बाल को निगल लिया है ना? और मिडोरिया बोलता है, मगर मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। और ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, होगा भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है पेट क्या है, तुम 2 या 3 घंटों बाद कुछ फील करोगे। और मिडोरिया बोलता है, मैं काफ़ी नर्वस हूँ, मुझे जल्दी जाकर शावर लेना होगा, फिर ब्रेकफास्ट खाना होगा। और ऑल माइट उससे बोलते हैं, तुम एक प्रॉपर वेसल बन गए हो, मगर तुम जल्दबाजी में बने हो और तुम इस पावर को टेस्ट भी नहीं कर पाए। अपने आप को प्रिपेयर कर लो अपने शरीर पर होने वाले चेंजेस के लिए। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मेरे पास तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा, जब तुम मेरा क्वार्क 1 फॉर ऑल यूज़ करो तो अपने शरीर को सख्त कर लेना और अपने दिल से चिल्लाना स्मैश। और हमें पता चलने ही वाला होता है कि वो शब्द क्या है, तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और हम वहाँ 1 पॉइंट विलन को देखते हैं। और 1 पॉइंट बोलता है, टारगेट मिल गया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और डर के मारे मिडोरिया वहीं जम जाता है और 1 पॉइंट उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी दूसरा एग्जामिनी 1 पॉइंट को खत्म करते हुए मिडोरिया से बोलता है, इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और वह एग्जामिनी आगे बोलता है, हम अच्छी टीम बने, मगर मुझे यकीन है हम आगे नहीं मिलेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेजेंट माइक बोलते हैं, 6 मिनट 2 सेकंड बाकी हैं। और ये सुनकर मिडोरिया भागने लगता है और पॉइंट्स को ढूंढने लगता है, मगर सभी पॉइंट्स पहले से ही खत्म हो चुके होते हैं। और भागते हुए मिडोरिया उसी लड़की को देखता है जो अपने पावर्स को उन पॉइंट्स को खत्म करने के लिए यूज कर रही होती है। और वो उन पॉइंट्स को खत्म करते हुए बोलती है, मेरे पॉइंट्स 28 हो गए। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, क्या 28? और तभी वो एग्जामिनी नंबर 7111 को देखता है और वो पॉइंट्स को खत्म करते हुए बोलता है, 45 पॉइंट्स। और मिडोरिया हैरानी से बोलता है, 45? और वो देखता है कि बाकियों ने कई सारे एनिमीज़ को ख़त्म कर दिया है, एनिमीज़ के नंबर बहुत जल्दी कम होते जा रहे हैं। और हमें किसी की आवाज़ आती है, एग्जामिनीज़ को विलन्स के नंबर और लोकेशन नहीं बताए गए हैं, इनके पास इस बड़े से अरीना में लिमिटेड टाइम है, उन्होंने विलन्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। इन्फॉर्मेशन गैदर करना ताकि सिचुएशन का बाकियों से पहले पता लगाया जा सके। मोबिलिटी, जो कई तरह के सर्कमस्टेंसेस में यूज़ हो सकती है, सभी सिचुएशंस पर शांत रहने की एबिलिटी। और प्योर कॉम्बैक्ट एबिलिटी, स्ट्रेस को काबू में रखने के लिए इन बेसिक एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। और हमें किसी लेडी की आवाज़ आती है, क्या इस साल का ग्रुप प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है? जिस पर दूसरा वॉइस बोलता है, हाँ, मगर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका असली टेस्ट तो अब चालू होगा। और ये बोलकर वो रेड बटन दबाता है और हम वहाँ 0 पॉइंट को देखते हैं और उसे देखकर मिडोरिया डरते हुए अपने मन में बोलता है, ये थोड़ा बड़ा नहीं है? और 0 पॉइंट एग्जामिनीज़ की ओर बढ़ता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं बजाय मिडोरिया के। और हमें उसी पर्सन की आवाज़ आती है, एक खतरनाक दुश्मन। लोग इस दुश्मन को देखकर कैसे एक्ट करते हैं वो उनकी असली नेचर को रिवील करेगा। और मिडोरिया भागने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, मुझे भागना होगा,
भागो भागो भागो, मेरे अभी भी 0 पॉइंट हैं। और तभी प्रेसिडेंट माइक बोलते हैं 2 मिनट बचे हैं। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जो ऑल माइट ने मुझे दिया है। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वो उसी लड़की को देखता है और उसका पैर पत्थर के नीचे फंसा होता है जिससे वो भाग नहीं पा रही होती है। और मिडोरिया उसके द्वारा दिए गए हेल्प को याद करने लगता है कि 0 पॉइंट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और हमें उसी पर्सन की आवाज़ आती है उस खतरनाक विलन से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, मगर वो अपॉर्चुनिटी है ब्राइटली शाइन करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि मिडोरिया की बॉडी में चेंजेस होने चालू हो जाते हैं और वो बिजली की स्पीड से उस विलन की ओर भागता है और उस विलन पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे ऑल माइट की बातें याद आती है, अपने शरीर को सख्त कर लो और अपने मन में ज़ोर से चिल्लाओ। और मिडोरिया वही शब्द चिल्लाता है स्मैश। और ये बोलकर वो एक ही पंच में उस विलन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और वो पर्सन जो इन्हें मॉनिटर से देख रहा होता है वो बोलता है वो रहा वो उभरता हुआ स्टार, हीरो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। और हम देखते हैं कि वो आवाज़ कोई और नहीं बल्कि ऑल माइट होते हैं। और यहाँ हम मिडोरिया को देखते हैं जिसका हाथ पंच मारने के कारण टूट गया होता है। तभी हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है ये वही सेम कंडीशन है जब मैंने काचान को बचाने की कोशिश की थी। और तभी प्रेजेंट माइक बोलते हैं 1 मिनट बचा है। और वो ज़मीन पर गिरने लगता है और खुद से बोलता है 1 मिनट, ये ऑल माइट की पावर है, मैं ऊंचाई से कूद सकता हूँ। लैंडिंग तो बच्चों का खेल होगा, मगर वो पाता है कि उसकी बॉडी टूट चुकी होती है और हवा में किसी कपड़े की तरह लहरा रही होती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है तुम एक प्रॉपर वेसल बन गए हो, मगर तुम जल्दीबाजी में बने हो, अपनी बॉडी को फिजिकल चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर लो। और वो खुद से बोलता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, 10 महीने काफ़ी नहीं है, मैं उनकी पावर्स को मुश्किल से ही संभाल पाया, मुझे स्टार्ट लाइन पर ही खड़ा रहना चाहिए था। और वो खुद से बोलता है सोचो क्या किया जा सकता है। तभी वो बोलता है डेट्रॉइट स्मैश, अगर मैंने उसे ग्राउंड पर एम किया तो, मगर मेरे दोनों पैर और एक हाथ टूट गए हैं, मेरे पास एक ही हाथ बचा है और एक ही चांस, अगर मैंने ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा देर में किया तो मैं मर जाऊँगा, और अगर मैं बच भी गया तो अभी भी मेरे पास 0 पॉइंट हैं। और वो अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है अगर मैंने इस हाथ को भी तोड़ दिया तो कोई तरीका नहीं बचेगा पास होने का। और वो इसी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है और ज़मीन से टकराने ही वाला होता है। तभी वो लड़की उसे एक चाटा मारती है और वो ज़मीन से कुछ ही फीट रुक जाता है। और मिडोरिया बोलता है मैं बच गया, नहीं उसने मुझे बचाया, क्या वो ठीक है, वो ठीक लग तो रही है। और वो अपने हाथ के सहारे आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर मुझे एक भी पॉइंट मिल जाए तो मैं। तभी प्रेजेंट माइक बोलते हैं टाइम्स अप और सायरन बज जाता है, जिससे मिडोरिया का यूए में जाने का सपना भी टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बाकी के लोग उसे देखकर बोलते हैं वो कौन है, वो अचानक ही 0 पॉइंट पर कूद गया। और दूसरा बोलता है लगता है इसके पास रीइंफोर्समेंट टाइप कॉर्क है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा बोलता है अगर इसके पास इतना कमाल का कॉर्क है तो किस तरह की लाइफ ने इसे अजीब बना दिया, शायद वो एक्टिंग कर रहा था दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है मगर मुझे नहीं लगता कि उससे इसे कुछ भी मिला होगा, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चा कमाल का है। और 7111 अपने मन में बोलता है वो ये भूल रहे हैं, क्या वो देख नहीं सकते उसने उस लड़की को बचाने के लिए जंप किया, वो बाकी समय अपनी सेफ्टी पर ध्यान दे रहा था, मगर फिर भी वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं भी यही करता। तभी वो बोलता है 1 मिनट, क्या एग्ज़ाम, अरे हाँ। तभी वहाँ एक लेडी आती है और बोलती है सभी ने अच्छा काम किया, ये लो कुछ गमीज खा लो। और वो शांत बच्चा बोलता है मैड मिसोलल, यूए का बैकबोन। और वो मिडोरिया को देखकर बोलती हैं क्या तुम अपने ही कॉर्क के इस्तेमाल से इतने घायल हो गए, ये ऐसा है जैसे उसकी बॉडी कॉर्क के लिए रेडी नहीं है। और वो मिडोरिया को किस करती है और ये देखकर वहाँ खड़े बच्चे हैरानी से बोलते हैं क्या। और वो शांत बच्चा बोलता है ये यूए हाई की लाइसेंस नर्स है, वो यूथफुल हीरोइन रिकवरी गर्ल। और हम देखते हैं कि उस लेडी के किस करते ही मिडोरिया की बॉडी ठीक होने लगती है। और वो शांत बच्चा बोलता है ये कॉर्क हीलिंग एबिलिटी को सुपर एक्टिव कर देता है, यूए इस तरह का खतरनाक एग्जाम इनके दम पर ही लेता है। और रिकवरी गर्ल पूछती हैं क्या कोई और भी इंजर्ड है। और 7111 बोलता है अगर ये एग्जाम ऐसे सेटअप हुआ है तो इसका मतलब ये बच्चा। तभी हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडोरिया की मदर पूछती है इजुकू क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम मछली को देखकर क्यों हंस रहे हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और ये बोलकर वो खाने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो पागलों की तरह बैठा हुआ होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है सेल्फ स्क्रोलिंग से मुझे पता चला मैंने मुश्किल से रिटन टेस्ट पास कर लिया, मगर वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में मुझे बहुत बड़ा 0 मिला और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मैं ऑल माइट से भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। और उसकी मदर बोलती है तुम्हारा रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ। और उसकी मदर बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने यूए में अप्लाई किया। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ। और मिडोरिया की आवाज़ आती है मैंने अपनी मदर तक को ऑल माइट के बारे में नहीं बताया, मैंने इसे सीक्रेट रखा ताकि वो अपने सिंबल ऑफ पीस को कंटिन्यू कर सके। और वो डंबल उठाते हुए बोलता है ऑल माइट आपने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा, मगर मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मैंने वो किया
जो उस समय मुझे सही लगा। तभी उसकी मदर वहाँ भागते हुए आती है और बोलती है, ये देखो तुम्हारा रिजल्ट आ गया। और मिडोरिया उस रिजल्ट को अपने कमरे में ले जाता है और उसकी मदर बाहर सस्पेंस में घूमने लगती है। मगर यहाँ मिडोरिया को कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि शायद उसे रिजल्ट का अंदाज़ा होता है। और जब वो उसे खोलता है तो उसे उसके अंदर एक हॉलोग्राम मिलता है जिसमें ऑल माइट बोल रहे होते हैं, मैं हॉलोग्राम के अंदर से बोल रहा हूँ। और वो उन्हें देखकर चौंकते हुए बोलता है, ये यूए से ही है ना। और ऑल माइट बोलते हैं, मुझे कुछ पेपर वर्क करने थे, इसलिए कुछ समय के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। और वो आगे बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, दरअसल मैं इस टाउन में यूए के लिए काम करने आया हूँ। और वो आगे बोल ही रहे होते हैं, मगर तभी कोई उन्हें रोक देता है और वो बोलते हैं, क्या मैं अभी ये बात नहीं कर सकता, मगर चलो ठीक है। और वो आगे बोलते हैं, हालांकि तुमने रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लिया, मगर तुम्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 0 मिला, जिसका मतलब है तुम पास नहीं हुए। जिस पर मिडोरिया रोते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ। और ऑल माइट बोलते हैं, इन सब के अलावा मैं इंटरटेनर भी हूँ। और ये बोलकर वो मिडोरिया को एक वीडियो दिखाते हैं और वीडियो में हम उसी लड़की को देखते हैं। और ऑल माइट बोलते हैं, ये एग्ज़ाम के बाद नेगोशिएट करने आई, किस बात का, इसे तुम खुद ही देख लो। और वो लड़की प्रेजेंट माइक से बोलती है, वो घुंघराले बालों वाला अजीब सा बच्चा, क्या आप समझे मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने कुछ पॉइंट्स उसे दे दूँ? मैंने उसे बोलते हुए सुना था, अगर मुझे एक भी पॉइंट मिल गया तो मुझे लगा कि वो अभी भी 0 पॉइंट पर है। और वो आगे बोलती है, उसने पॉइंट मेरे कारण लूज़ किए, उसने मुझे बचाया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो आगे बोल ही रही होती है, तभी ऑल माइट वीडियो को पॉज कर देते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारे पास क्वार्क है, तुम्हारे एक्शंस ने दूसरों को एक्ट करने के लिए प्रेरित किया। वो एंट्रेंस एग्जाम बस विलन्स को मारकर पॉइंट लेने का नहीं था। और ये बोलकर वो वीडियो को प्ले करते हैं और प्रेजेंट माइक उस लड़की से बोलते हैं, भले ही तुम ये खुद बोल रही हो, मगर फिर भी हम तुम्हारे पॉइंट किसी को नहीं दे सकते और इसका कोई रीज़न भी नहीं है किसी और को पॉइंट देने का, फीमेल लिसनर। और ऑल माइट बोलते हैं, भला कैसे एक हीरो कोर्स ऐसे बच्चे को रिजेक्ट कर सकता है जिसने दूसरे को बचाया और सही किया। ये एक जॉब है जिसमें लाइफ को खतरे में डालना पड़ता है। रेस्क्यू पॉइंट जो तुम्हें जजेस ने दिए, ये दूसरी एबिलिटी है जो हम बेसिक एबिलिटीज़ में देखते हैं। निजुको मिडोरिया 60 पॉइंट और ओचाको उरारा का 45 पॉइंट। तुम दोनों पास हो गए हो। और ये सुनकर मिडोरिया के सपने सच हो जाते हैं और ऑल माइट बोलते हैं, आ जाओ यंग मिडोरिया, ये तुम्हारा हीरो एकेडमिया है। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, कई सारे हेल्प्स को पाने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, जो आज भी हो रही है, और अब मेरे सपनों की स्कूल की लाइफ अभी चालू होने जा रही है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आवाज़ आती है, रिजल्ट आ चुके हैं। और उस रिजल्ट को देखकर एक वॉइस बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, उसे फर्स्ट प्लेस मिला बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट के। और हमें दूसरी आवाज़ आती है, वो पॉइंट्स अपने टारगेट को एक्वायर करते हैं और उनके पास जाते हैं। जहां सेकंड हाफ में दूसरे बच्चे स्लो हो गए थे, ये लगातार अपने कॉर्क को यूज़ करके उन्हें पास बुलाता गया और उन पर अटैक करता रहा। ये काफ़ी टफ है। और हमें एक लेडी की आवाज़ आती है, यहाँ 7th प्लेस पर एक स्टूडेंट है जिसका विलन पॉइंट 0 है, जिस पर दूसरी वॉइस बोलता है, एग्जामिनीज में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी बड़े विलन का सामना कर रखा है, मगर ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने इसे ऐसे हरा दिया हो, मगर इसे अपने अटैक के बाद सीरियस इंजरी से सफ़र करना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे के पास अभी अभी कॉर्क आया है। तभी सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, उस रात मेरा एक्सेप्टेंस लेटर खोलने के बाद उस पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट किया। और मिडोरिया भागते हुए ऑल माइट के पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ऑल माइट आप। तभी ऑल माइट बोलते हैं, कौन ऑल माइट? और ऑल माइट का नाम सुनकर वहाँ खड़ा एक कपल बोलता है, ऑल माइट यहाँ। और ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं, मेरे पीछे बोलो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और मिडोरिया ये सुनकर उस कपल से बोलता है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। जिस पर वो कपल बोलता है, क्या? मुझे लगा था कि आज मैं उन्हें देख ही लूँगा। और ऑल माइट मिडोरिया से आगे बोलते हैं, यूए में सेलेक्ट होने के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स करता हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने स्कूल को तुम्हारे और मेरे कनेक्शन के बारे में नहीं बताया, तुम सोचोगे कि ये चीटिंग है ना? मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और वो आगे बोलता है, वैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जानकर कि आप यूए में टीचर हैं, तो क्या आप इसीलिए आए हैं? मेरा मतलब है कि आपकी एजेंसी रोपोंगी मिनाटो में है और टोक्यो। तभी ऑल माइट बोलते हैं, रुक जाओ। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, मैं स्कूल के अनाउंस करने से पहले ये किसी को नहीं बता सकता था, मुझे बस यूए से ऑफ़र आ गया जब मैं सक्सेसर ढूंढ रहा था। और मिडोरिया को वो समय याद आता है जब ऑल माइट उससे बोल रहे थे, मैं सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ। और मिडोरिया बोलता है, तो ये उन स्टूडेंट्स को चुनने का प्लान कर रहे थे? एक स्टूडेंट को इस कमाल के कॉर्क का गिफ्ट मिलता। और मिडोरिया ऑल माइट से बोलता है, मेरी बॉडी वन फॉर ऑल के एक किक और एक पंच से टूट गई, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पर्सन की अचानक से ही टेल निकल आई हो और तुम उसे कुछ ट्रिक करने को बोलो तो वो उसे कंट्रोल तक नहीं कर पाएगा। और तभी मिडोरिया पूछता है, एक मिनट, क्या आप जानते थे कि क्या होने वाला है? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, उस समय हमारे पास टाइम नहीं था, मगर अब सब ऑल राइट हुआ है।
या कहें ऑल माइट हुआ है। और वो आगे बोलते हैं, इस समय तुम पावर को या तो 100% पर यूज़ कर पाओगे या 0 पर, मगर जब तुम इसे कंट्रोल कर लोगे तब तुम एडजस्ट कर पाओगे इसे अपनी बॉडी के हैंडल करने की कैपेसिटी तक। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, जितना तुम वेसल को ट्रेन करोगे उतना ही तुम पावर को फ्रीली मूव कर पाओगे। और ऑल माइट अपने फॉर्म को चेंज करके अपने हाथ में रखे कैन को क्रश करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे। मगर ऑल माइट के फॉर्म चेंज करने पर वहाँ खड़ा कपल उन्हें देख लेता है और बोलता है, ऑल माइट नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ कब आए। और वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, चलो यहाँ से चलो यंग मिडोरिया। और भागते हुए ऑल माइट बोलते हैं, जो फ्लेम मैंने तुम्हें दिया है वो अभी छोटा है, मगर फ्यूचर में उसे हवा और पानी का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा ग्रो होगा, और तब मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगूंगा और गायब हो जाऊंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, ये काफ़ी डीप था। और सीन चेंज होता है और हमें अप्रैल का महीना दिखाया जाता है, जब मिडोरिया यूए जाने की तैयारी कर रहा होता है। और उसकी मदर पूछती है, इज़ुकू तुमने टिश्यू रख लिए? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और उसकी मदर पूछती है, तुम्हारा रुमाल, क्या तुमने रुमाल रख लिया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैंने सब रख लिया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। और तभी उसकी मदर उसे रोकती है और मिडोरिया गुस्से में पूछता है, अब क्या? और उसकी मदर भावुक होकर बोलती है, तुम सच में बहादुर हो। और ये सुनकर मिडोरिया खुशी के मारे फ्रीज हो जाता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, वो मेरे हाई स्कूल करियर की शुरुआत थी। और इज़ुकू अपने मदर से बोलता है, मैं जा रहा हूँ। और हमें फिर से मिडोरिया की आवाज़ आती है, यूए हाई हीरो कोर्स का एक्सेप्टेंस रेट 1% से भी कम है। इसके अलावा कुछ यहाँ रिकमेंडेशन से आए हैं और 36 यहाँ रेगुलर एग्जाम से आए हैं। उन 36 लोगों को 2 क्लासेस में बांटा गया, जिसमें 18 स्टूडेंट होते हैं। और मिडोरिया क्लास ए को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, ये जगह काफ़ी बड़ी है। तभी उसे A1 दिखता है, जिसका दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है। और उसे देखकर मिडोरिया बोलता है, इतना बड़ा दरवाज़ा, क्या ये एक्सेसिबिलिटी के लिए है? और वो आगे बोलता है, कई सारे एग्जाम के बाद लोगों को चुना गया। और तभी उसे सात्सुकी और एग्जामी नंबर 7111 याद आते हैं और वो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डरावने लोगों के साथ न रहूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही गेट खोलता है, वो एग्जामिनी नंबर 7111 को देखता है, जो कात्सुकी से बोल रहा होता है, अपने पैर डेस्क पर मत रखो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, क्या? और 7111 बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये यूए अपर क्लास मैन के लिए रूड होगा, और उनके लिए भी जिन्होंने डेस्क बनाया है? जिस पर कात्सुकी बोलता है, बिल्कुल नहीं, आखिर तुम किस जूनियर हाई स्कूल से आए हो, साइड कैरेक्टर? और मिडोरिया उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है बहुत खुश। और 7111 बोलता है, मैं सोमी प्राइवेट अकेडमी से हूँ, मेरा नाम ताइना लीडा है। जिस पर कात्सुकी बोलता है, तो तुम वो बच्चे हो, लगता है मुझे तुम्हें पीटने में मज़ा आएगा। और ये सुनकर तेनिया बोलता है, क्या? ये काफ़ी क्रूअल है, क्या तुम हीरो ही बनना चाहते हो? तभी कात्सुकी, तेनिया और बाकी बैठे वहाँ सभी बच्चे मिडोरिया को देखते हैं और तेनिया मिडोरिया से बोलता है, गुड मॉर्निंग, मैं सोमी प्राइवेट अकेडमी से हूँ और मेरा नाम। और वो आगे बोल ही रहा होता है, तभी मिडोरिया बोलता है, मैंने सुन लिया। और मिडोरिया आगे बोलता है, मेरा नाम मिडोरिया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा तेनिया। और तेनिया बोलता है, मिडोरिया क्या तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद से भी कुछ ज़्यादा है ना? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया था, मुझे ये मानने में काफ़ी गुस्सा आ रहा है, मगर तुम मुझसे बेटर हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, माफ़ करना, मगर मैं सच में कुछ नहीं समझा। तभी वहाँ ओचाको आती है और मिडोरिया को देखकर बोलती है, तुम तो वही घुंघराले बाल वाले बच्चे हो। और उसे देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये यूनिफॉर्म में कितनी सुंदर लग रही है। और ओचाको आगे बोलती है, तुम पास हो गए, जैसा प्रेजेंट माइक ने कहा था, तुमने उसे कितना कमाल का पंच मारा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स कि तुम उनके पास बात करने गई। जिस पर ओचाको पूछती है, तुम्हें कैसे पता? जिसका मिडोरिया के पास कोई आंसर नहीं होता। और सात्सुकी को पास्ट का सीन याद आता है, जब टीचर बोल रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, हमारे स्कूल के 2 बच्चे यूए में सेलेक्ट हो गए, स्पेशली तुम मिडोरिया, ये तो कोई जादू की तरह है। और सात्सुकी मिडोरिया से पूछता है, तुमने कौन सी ट्रिक यूज़ की? मैं वो स्टूडेंट बनना चाहता था जो इस स्कूल से जाए, मगर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मैंने तुम्हें कहीं और जाने को कहा था, है ना? और ये बोलकर वो मिडोरिया का कॉलर पकड़ता है। तभी मिडोरिया सात्सुकी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, काचान, किसी ने मुझे कहा था तुम हीरो बन सकते हो, ये बस मेरे खुद के एफर्ट्स के कारण हुआ है और इसलिए मैं जाऊंगा। और प्रेजेंट में सात्सुकी मिडोरिया को देखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कुछ तो है। और ओचाको मिडोरिया से आगे बोलती है, शायद आज एंट्रेंस सेरेमनी और ओरिएंटेशन होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे टीचर्स कैसे होंगे। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और बोलता है, कहीं और चले जाओ अगर तुम्हें फ्रेंड्स खेलना है। और हम उस पर्सन को स्लीपिंग बैग में देखते हैं और वो आगे बोलता है, ये हीरो कोर्स है। और उसे देखकर तीनों डर जाते हैं और मिडोरिया बोलता है, यहाँ कुछ है। और वो पर्सन स्लीपिंग बैग खोलते हुए बोलता है, तुम्हारे चुप होने में 8 सेकंड लगे, टाइम लिमिटेड होता है, तुम बच्चे ये नहीं समझोगे। और उसे देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, क्या ये टीचर है? इसका मतलब ये पर्सन भी एक प्रो हीरो होंगे, मगर मैंने आज तक किसी भी ऐसे हीरो को नहीं देखा। और वो पर्सन बोलता है, मैं तुम्हारा होम रूम टीचर सोता इजावा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो स्लीपिंग बैग से शर्ट निकालते हुए बोलते हैं, ये काफ़ी जल्दी है, मगर इसे पहनकर जल्दी फील्ड में आ जाओ।
और यहाँ पर हम ऑल माइट को देखते हैं जो यूए के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते हुए बोलते हैं यूए सिस्टम में बच्चों को पीटने में विश्वास नहीं रखा जाता और बच्चों को होम रूम टीचर पर छोड़ देना पहले ही दिन। और यहाँ फील्ड में इजावा क्वार्क असेसमेंट टेस्ट का बोलते हैं जिस पर ओचाको पूछती है एंट्रेंस सेरेमनी और ओरिएंटेशन का क्या, जिस पर इजावा बोलते हैं अगर तुम हीरो बनना चाहती हो तो तुम्हारे पास इन सब बेकार इवेंट्स के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। यूए के ट्रेडिशन अलग है और इसी तरह टीचर यहाँ क्लास लेते हैं। तुम बच्चे ये जूनियर स्कूल में करते आ रहे हो है ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जहाँ क्वार्क को यूज करना अलाउड नहीं होता था। कंट्री अभी भी क्वार्क न यूज करने वाले स्टूडेंट्स के एवरेज पर रिजल्ट निकालती है, ये ठीक नहीं है। खैर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी भी इस पर काम कर रही है। बाकुगो तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप किया था है ना, जूनियर स्कूल में सॉफ्टबॉल थ्रो करने में तुम्हारा रिजल्ट क्या था, जिस पर कात्सुकी बोलता है 67 मीटर। और इजावा आगे बोलते हैं तो अपने क्वार्क के साथ ही करके दिखाओ। और वो आगे बोलते हैं तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम उस सर्कल में हो, चलो जल्दी करो। और कात्सुकी रेडी होते हुए बोलता है मैं पिच पर ब्लास्ट कर दूंगा। और ये बोलकर वो बॉल को फेंकते समय बोलता है मरो, और बॉल कई मीटर दूर जाकर गिरती है। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है क्या मरो, और इजावा बोलते हैं पहले अपना मैक्सिमम जानो, ये हीरो बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और ये बोलकर वो बाकी स्टूडेंट्स को कात्सुकी का रिजल्ट दिखाते हैं जो कि 705 मीटर होता है। और ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। और एक बच्चा बोलता है 705 मीटर सीरियसली, और दूसरा बच्चा बोलता है ये तो मजेदार लगता है। और एक और बच्चा बोलता है अपने क्वार्क को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, हमने यही तो एक्सपेक्ट किया था हीरो कोर्स से। और इजावा ये सुनकर बोलते हैं मजेदार, ऐसा क्या, तुम्हारे पास हीरो बनने के लिए 3 साल हैं, क्या तुम ये एटीट्यूड पूरे समय रखोगे। और वो आगे बोलते हैं जो भी ऑटो टेस्ट में लास्ट आएगा उसमें कोई पोटेंशियल नहीं माना जाएगा और उसे पनिशमेंट के तौर पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। और यहाँ ऑल माइट बोलते हैं इजावा इसने स्टार्टिंग में कई दर्द सहे। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे पनिशमेंट को सुनकर मिडोरिया हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है मैं 1 फॉर ऑल को या तो 100 या 0 पर यूज कर सकता हूँ, मैं इसे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और इजावा बोलते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है इतना बड़ा टेस्ट पहले ही दिन, मैं क्या करूंगा। और ओचाको बोलती है स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मगर ये तो पहला दिन है। नहीं, भले ही ये स्कूल का पहला ही दिन क्यों ना हो, मगर फिर भी ये अनफेयर है। जिस पर इजावा बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, बिग एक्सीडेंट और सेल्फिश विलन, इनकी टाइमिंग और प्लेस प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। जापान अनफेयर से भरा हुआ है। हीरोज वो होते हैं जो इन सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। अगर तुम स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना चाहते हो तो ये काफी बुरा है। अगले 3 साल के लिए यूए तुम्हें परखेगा, प्लस अल्ट्रा के आगे जाओ, जो भी तुम्हारा डर है उस पर काबू पाओ। और तेनिया बोलता है ये काफ़ी सीरियस है मगर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमारे पास इसे करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और कात्सुकी अपने मन में बोलता है मेरे पास बस इतना ही नहीं है। और इजावा बोलते हैं अब खेल खत्म होता है और असली चीज़ चालू होती है। और पहला टेस्ट 50 मीटर रेस चालू होता है जिसे तेनिया 3.04 सेकंड में ही पार कर लेता है। और अपने मन में बोलता है 50 मीटर्स के लिए मैं बस 3rd गियर तक ही जा सकता हूँ। और हमें एक आवाज़ आती है लीडा तेनिया क्वार्क इंजन। जैसा आप देख सकते हैं इसके पैर काफी तेज हैं। और उसे देखकर इजावा बोलते हैं ये पानी में किसी मछली की तरह है, बाकी क्या करते हैं ये देखने में मजा आएगा। और त्यासो आउसी इसे 5.58 सेकंड में कर लेता है। और ओचाको बोलती है मैं अपने कपड़ों और जूतों को पावर अप कर देती हूँ। और वही आवाज़ बोलती है ओचाको उरारा का क्वार्क 0 ग्रेविटी। और वो भागना चालू करती है। और हमें आवाज़ आती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसे ग्रेविटी लेस कर सकती है, मगर ज़्यादा यूज़ करने से वो थोड़ी बीमार पड़ जाती है। और ओचाको इसे 7.15 सेकंड में पार करती है और बोलती है जूनियर हाई स्कूल के मुकाबले मैं तेज हूँ। और वो शांत बच्चा बोलता है तुम सभी बच्चे क्रिएटिव नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है क्वार्क के अलाउ होने पर। और ये बोलकर वो क्वार्क का यूज़ करता है जिससे वो पीछे की तरफ यानी फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और वो आवाज़ बोलती है यूगा ओगामा क्वार्क नेवल लेज़र, ये अपनी नाभि से लेज़र छोड़ सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लेज़र खत्म हो जाता है और वो लाइन पर पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है। और वो आवाज़ बोलती है इसका लेज़र लिमिटेड ही है। और वो 5.51 सेकंड में इसे पार कर लेता है। और यूगा बोलता है अगर मैं 1 सेकंड से ज़्यादा लेज़र शूट करता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और इजावा बोलते हैं अपने क्वार्क के अपर लिमिट पर ध्यान दो और इसे ग्रो करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या और क्या नहीं कर सकते हो। और अब बारी होती है मिडोरिया और कात्सुकी की। और इजावा बोलते हैं क्रिएटिविटी तुम्हारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और कात्सुकी एक्सप्लोजन से स्पीड अप करके उसे 4.15 सेकंड में कर लेता है। और हमें आवाज़ आती है कात्सुकी बाकुगो क्वार्क एक्सप्लोजन। और मिडोरिया 7.02 सेकंड में उसे पार करता है। और कात्सुकी बोलता है जब मैं दोनों हाथों से एक्सप्लोजन करता हूँ तो मेरा फोर्स गायब हो जाता है। और मिडोरिया खुद से बोलता है अभी 7 टेस्ट बाकी हैं और मुझे यकीन है सभी अपने क्वार्क का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए। और दूसरी तरफ मेरे पास वो पावर है जिसे यूज़ करने पर मेरी बॉडी फट जाएगी। अगर मेरे दिमाग में इसकी इमेज होगी तो मैं इसे आसानी से यूज़ कर पाऊंगा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल माइट उससे बोल रहे होते हैं इसे कंट्रोल करने की ट्रिक है, इसे फील करो। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है ऑल माइट ये आप पर लागू होता होगा
और ऑल माइट बोलते हैं तुमने पहले भी इसे 100% तक खींचा है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हालांकि उसके बाद मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऑल माइट बोलते हैं मगर अब जब ये तुम्हारे पास है तो ये ईजी होगा, तुम्हें ये फीलिंग आ जानी चाहिए। ये कैसी फीलिंग है? और मिडोरिया बोलता है ये थोड़ी बिज़ या वुश जैसी है। अरे हाँ, ये एक माइक्रोवेव में रखे अंडे जैसा है। और ये सुनकर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं ये बोरिंग था मगर यूनिक था। और वो आगे बोलते हैं अगर तुम्हारे दिमाग में ये इमेज है तो इसे थोड़ा कम करो और पकने के टाइम को कम कर दो। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस फोकस करो कि अंडा ना टूटे। तुम्हारे पास 3 हफ्ते हैं स्कूल खुलने से पहले। इमेज पर फोकस करते रहो। ये रात भर में नहीं हो जाएगा मगर मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन इसे कर लोगे। और सेकंड टेस्ट चालू होता है ग्रिप स्ट्रेंथ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है अंडे के ना फूटने पर इमेजिन करो। और थर्ड टेस्ट स्टैंडिंग लेग जंप चालू होता है जिसमें भी मिडोरिया कुछ खास नहीं कर पाता और वो खुद से बोलता है कंट्रोल। और फोर्थ टेस्ट चालू होता है रैपिड साइड स्टेप्स। और इसके बाद फिफ्थ थ्रो बॉल जिसमें ओचाको बॉल को थ्रो करती है और उसका स्कोर होता है इन्फिनिटी, जिसे देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। और एक बच्चा बोलता है ये तो कमाल का है, उसने इन्फिनिटी तक थ्रो किया। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है ये काफ़ी बुरा है, मैं इसे नहीं कर सकता। सभी ने कम से कम एक टेस्ट में तो कमाल का रिजल्ट दिया है। और वो बॉल को पकड़कर बोलता है मुझे बस इसे उठाकर दूर फेंकना है। और टियान बोलता है ये मिडोरिया के लिए अच्छा नहीं है अगर वो ऐसे ही करता रहा। जिस पर कात्सुकी बोलता है वो नहीं कर पाएगा, वो कॉर्कलेस है। और ये सुनकर टियान हैरानी से बोलता है कॉर्कलेस? क्या तुम्हें पता नहीं है उसने एंट्रेंस एग्जाम में क्या किया? और मिडोरिया अपनी मॉम को याद करता है जिन्होंने उसे अब इनकरेज करना चालू कर दिया। और साथ ही वो ऑल माइट की बात याद करता है तुम हीरो बन सकते हो। और तभी मिडोरिया वन फॉर ऑल की पावर को यूज़ करते हुए बोलता है मैं हीरो बनूंगा। मगर इजावा कुछ करते हैं जिससे वन फॉर ऑल की पावर कैंसिल हो जाती है और बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और बस 64 मीटर पर ही गिर जाती है। और ये देखकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है मैंने पक्के तौर पर उसे यूज़ किया था मगर अभी। और इजावा बोलते हैं मैंने तुम्हारे कॉर्क को इरेज कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम पक्के तौर पर सही नहीं था, यहाँ तक कि तुम जैसे बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए गए। और मिडोरिया बोलता है मेरा कॉर्क इरेज कर दिया? और वो इजावा के गॉगल्स को देखकर बोलता है ये दूसरे लोगों के कॉर्क को अपने कॉर्क से इरेज कर सकते हैं बस उन्हें देख कर ही। ये है इरेजर हीरो, इरेजर हेड। और बच्चे बात करने लगते हैं इरेजर? मैं इन्हें नहीं जानता। और दूसरा बोलता है मैंने सुना है ये अंडरग्राउंड हीरो हैं। और हम वहाँ ऑल माइट को भी देखते हैं और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं इसे मीडिया अटेंशन पसंद नहीं है क्योंकि ये छुप के काम करना पसंद करता है। और ऑल माइट आगे बोलते हैं हाँ यंग मिडोरिया, ये और मैं साथ काम नहीं करते। और इजावा मिडोरिया से पूछते हैं तुम अपना कॉर्क कंट्रोल नहीं कर सकते है ना? क्या तुम फिर से कमज़ोर होकर ये चाहते हो कि कोई तुम्हें बचाए? जिस पर मिडोरिया बोलता है ये मेरा इंटेंशन नहीं है। और तभी इजावा मिडोरिया को पकड़कर बोलते हैं तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे। पहले एक हीरो हुआ करता था जिसने अकेले ही कई हज़ार लोगों को बचाया और लेजेंड बन गया। अगर तुम्हारे पास भी वही टैलेंट है तो तुम एक पर्सन को बचाने के बाद अलविदा हो जाओगे और एक बेकार डॉल बन जाओगे। इजुकू मिडोरिया, तुम अपनी पावर के साथ हीरो नहीं बन सकते। और वो उसे रखते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हारा कॉर्क वापस दे दिया, तुम्हारे पास बॉल थ्रो करने के 2 मौके हैं। और तीनिया बोलता है लगता है इसे कुछ एडवाइस मिली। और कात्सुकी पूछता है क्या तुम उसके लिए वरिड हो? और इजावा अपने मन में बोलते हैं ये अपने डिफीट की तैयारी कर रहा है, क्या ये कुछ नहीं करके लास्ट आएगा? भले ही ये कुछ भी कर ले मगर इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। और मिडोरिया बोलता है मैं अभी भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बॉल को फेंकते हुए बोलता है जैसे मिस्टर इजावा ने कहा इस तरह मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा, मुझे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को बचाना है और इसलिए मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ वो करूँगा जो सही है। और ये बोलकर वो स्मैश बोलते हुए बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। और वो बोलता है इससे पहले जितना दर्द नहीं हुआ। और उसका स्कोर आता है 705.3 मीटर्स। और मिडोरिया बोलता है मिस्टर इजावा मैं अभी भी मूव कर सकता हूँ। और उसे देखकर इजावा बोलते हैं ये बच्चा तो। और ऑल माइट बोलते हैं मैं यहाँ आया क्योंकि मैं वरिड था, मगर ये क्या यंग मैन, तुम अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो मगर तुम कमज़ोर भी नहीं हो। तुमने बॉल को अपनी उंगली से दूर फेंक दिया। वन फॉर ऑल की पावर को बस एक उंगली पर भेज के, इंजरी को मिनिमाइज और पावर को मैक्सिमाइज करके तुम तो कमाल के हो यंग मैन। और यही खत्म होता है ये एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिडोरिया के रिकॉर्ड 705.3 मीटर्स को देखकर बच्चे बोलते हैं उसने 700 मीटर से भी ज़्यादा दूर फेंका। और उचाको खुशी से बोलती है फाइनली एक हीरो लाइक रिकॉर्ड। और तेनिया मिडोरिया को देखकर बोलता है उसकी उंगली सूज गई है, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम में भी हुआ था, इसका कॉर्क काफ़ी स्ट्रेंज है। और यूगो बोलता है ये स्टाइलिश नहीं था। और कात्सुकी मिडोरिया की पावर को देखकर हैरानी से अपने मन में बोलता है ये कैसी पावर है, सभी का कॉर्क 4 साल की उम्र तक आ जाता है, ये तो नामुमकिन है। और उसे वो टाइम याद आता है जब मिडोरिया ने उसे कहा था कि किसी ने मुझे कहा है तुम हीरो बन सकते हो और ये सब मेरे खुद के एफर्ट्स हैं। और वो गुस्से में बोलता है इन सब का मतलब क्या है? और वो मिडोरिया पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है डेकू। और वो मिडोरिया पर अटैक करने ही वाला होता है तभी आइजावा उसे पकड़ लेते हैं
और बोलते हैं ये वेपन कैप्चर करने के लिए है और ये कार्बन फाइबर से बना है, स्पेशल मेटल। और वो आगे बोलते हैं मुझे बार बार मेरे कॉर्क को यूज़ करने पर मजबूर मत करो, मेरी आंखें ड्राई हैं। और तब एक आवाज़ आती है, यूए हाई के क्लास 1A के होम रूम टीचर सोता आइजावा, ये अपने कॉर्क से किसी के भी कॉर्क को मिटा सकते हैं और इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है जब ये पलक झपकाते हैं। और वो कात्सुकी को छोड़ते हुए बोलते हैं हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जो भी अगला है तैयार हो जाओ। और मिडोरिया वहाँ से चला जाता है और हम कात्सुकी को देखते हैं जो गुस्से में खड़ा होता है और ओचाको मिडोरिया से पूछती है क्या तुम्हारी उंगली ठीक है, जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ। और कात्सुकी मिडोरिया को देखते हुए बोलता है कुछ समय पहले ही वो सड़क के किनारे पड़ा एक कंकड़ था। और वो पास का सीन याद करता है जहाँ मिडोरिया उससे बोल रहा होता है तुम कितने लकी हो काचान, तुम्हारा कॉर्क तो कमाल का है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी जल्द ही आ जाए। जिस पर कात्सुकी बोलता है चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी कॉर्क आ जाए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और प्रेजेंट में कात्सुकी गुस्से में अपने मन में बोलता है तुम सड़क पर पड़े एक कंकड़ हो। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है उसके बाद मुझे पेन से लड़ना पड़ा और हमने बाकी के फिटनेस टेस्ट को पूरा किया। और दूसरे सीन में आइजावा बोल रहे होते हैं मैं तुम सबको जल्दी से रिजल्ट बता देता हूँ, जो मार्क्स तुमने सभी टेस्ट में पाए हैं ये उनका टोटल है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना समय की बर्बादी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे रिजल्ट दिखा देता हूँ। और मिडोरिया अपने मन में बोल रहा होता है जिसके लोएस्ट मार्क्स होंगे उसे निकाल दिया जाएगा और जो रिजल्ट मेरा अच्छा आया है वो बस बॉल थ्रो ही था और बाकियों के टेस्ट में मैंने भयानक रिजल्ट दिए हैं मेरे दर्द के कारण। और आइजावा रिजल्ट शो करते हैं और वो खुद को सबसे लास्ट प्लेस में पाता है और अपने मन में बोलता है लास्ट प्लेस वाला निकाल दिया जाएगा। तभी आइजावा बोलते हैं मैंने निकालने को लेकर झूठ कहा था, ये सब तुम्हारे कॉर्क की लिमिट बढ़ाने के लिए था। और ये सुपर मिडोरिया ओचाको और तेनिया शॉक में बोलते हैं क्या। और एक स्टूडेंट बोलती है बिल्कुल ये झूठ था, अगर तुम ध्यान से सोचते तो ये साफ हो जाता। और दूसरा स्टूडेंट बोलता है ये थोड़ा डरावना था, जिस पर थर्ड स्टूडेंट बोलता है मैं किसी भी टाइम चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। और आइजावा बोलते हैं आज के लिए बस इतना ही, तुम्हारे क्लासेस में हैंड आउट्स रखे हैं जिसमें तुम्हारे करिकुलम है, तो जब तुम क्लास में जाओ उसे देख लेना। और ये सुनकर कि आइजावा ने झूठ बोला था मिडोरिया चैन की सांस लेता है और आइजावा मिडोरिया से बोलते हैं मिडोरिया ओल्ड लेडी को इसे फिक्स करने दो जो नर्स ऑफिस में है, कल का दिन और भी टफ टेस्ट से भरा हुआ होगा, अपने आप को तैयार कर लो। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिडोरिया अपने मन में बोलता है मैंने अभी के लिए तो इसे पास कर लिया मगर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया, मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखना है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऑल माइट बोलते हैं आइजावा झूठे, और वो ऑल माइट को देखते हुए बोलते हैं ऑल माइट तो तुम ये देख रहे थे तुम्हारे पास कितना खाली समय है। और ऑल माइट बोलते हैं तुमने झूठ बोला निकालने के बारे में, अप्रैल फुल पिछले हफ्ते था, तुमने पूरे लास्ट ईयर के बच्चों को निकाल दिया था, तुम उन लोगों को बिना हिचकिचाए निकाल देते हो जिनमें तुम्हें पोटेंशियल नहीं दिखता। तुम जैसे आदमी ने अपने शब्द वापस ले लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने भी उस बच्चे में पोटेंशियल फील किया है ना। जिस पर आइजावा बोलते हैं मैंने भी, तुम उसे बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, क्या ऐसे एक टीचर को एक्ट करना चाहिए। और ये बोलकर आइजावा वहाँ से जाते हुए बोलते हैं उसका पोटेंशियल ज़ीरो नहीं था, बस इतना ही, मैं उन्हें हटाता हूँ जिनमें पोटेंशियल नहीं होता, सपनों को बीच में छोड़ने से ज़्यादा क्रूअल कुछ नहीं होता। और ऑलमाइट बोलते हैं तो तुम अपने तरीके से काइंडनेस दिखा रहे हो आइजावा, मगर हम अकेले नहीं हैं। और सीन चेंज होता है और हम मिडोरिया को देखते हैं जो काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है। तभी वहाँ तेनिया आता है और पूछता है क्या तुम्हारी उंगली ठीक हो गई, जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ, रिकवरी गर्ल के कारण। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रिकवरी गर्ल मिडोरिया की उंगली पर किस करके उसे ठीक कर देती है और मिडोरिया बोलता है ये ठीक हो गई मगर मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। जिस पर रिकवरी गर्ल बोलती है मेरी क्वार्क लोगों की हीलिंग एबिलिटी को बूस्ट कर देती है और हीलिंग के लिए स्टेमिना तो ज़रूरी ही है ना, अगर तुम्हें बड़ी चोट लगातार लगती रही तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टेमिना यूज़ करना पड़ेगा और इससे तुम मर भी सकते हो, तो ध्यान रखना। और ये सुनकर मिडोरिया चौंक जाता है और प्रेजेंट में अपने मन में बोलता है मैं दूसरों से मदद लेते नहीं रह सकता, मुझे जल्दी अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। और तेनिया बोलता है मैं मिस्टर आइजावा के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर हमें इनकरेज करने के लिए झूठ बोलेगा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, उस समय मैंने सोचा कि तेनिया बस डरा हुआ है और कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तभी वहाँ ओचाको आती है और पूछती है तुम दोनों स्टेशन जा रहे हो। और उसे देखकर तेनिया बोलता है तुम तो इन्फिनिटी गर्ल हो। और ओचाको बोलती है मेरा नाम ओचाको उरारा का है, तुम तेनिया लीदा और तुम डेकू मिडोरिया हो है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है डेकू। और ओचाको बोलती है मगर फिटनेस टेस्ट के दौरान उस बाकुगो नाम वाले बच्चे ने तो तुम्हें यही कहा था। जिस पर मिडोरिया बोलता है मेरा असली नाम इजुकू है, मगर काचान मेरा मजाक उड़ाने के लिए डेकू बोलता है। जिस पर तेनिया बोलता है एक इंसल्ट। जिस पर ओचाको बोलती है ऐसा क्या, मुझे माफ़ कर देना। और वो आगे बोलती है मगर डेकू एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम कर सकते हो, तो इसलिए मुझे ये नाम पसंद है। और ये सुनते ही मिडोरिया बोलता है मेरा नाम डेकू है। और ये सुनकर तेनिया बोलता है तुमने इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया,
ये तो तुम्हारे लिए इंसल्ट थी ना। और मिडोरी अपना मुंह छुपाते हुए बोलता है, ये कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन है। और ये सुनकर ओचाको बोलती है, को क्या? और वो तीनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे और ज़्यादा करके अपना बेस्ट देना होगा। और वो अपने पास्ट के समय को याद करता है जब लोग उसके यूए जाने के बाद पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और मिडोरिया बोलता है, मगर ऑलमाइट, मैं कम से कम इस बात पर खुश हो सकता हूँ कि मेरे पास फ्रेंड्स हैं, है ना? और यहाँ ऑलमाइट अपने मन में बोल रहे होते हैं, तुम्हारे पास आराम करने का समय नहीं है यंग मैन, असली चीज़ कल चालू होगी। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, यूए हाई स्कूल हीरो कोर्स का करिकुलम, रेगुलर रिक्वायर्ड क्लासेस जैसे इंग्लिश सुबह में। और हम देखते हैं कि वो क्लासेस प्रेजेंट माइक ले रहे होते हैं और वो बोर्ड पर कुछ इंग्लिश सेंटेंस लिखकर पूछते हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। और बच्चे अपने मन में बोलते हैं, ये कितनी बोरिंग क्लास है। और तभी प्रेजेंट माइक बोलते हैं, सभी सुनो, चलो पार्टी करते हैं। और याओ योरोजू आंसर देने के लिए हाथ उठाती है और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, नंबर 4 का रिलेटिव प्रोनाउन गलत है। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। उसके बाद कैफेटेरिया में लंच होता है जहाँ हम कम कीमत पर पेट भर खा सकते हैं। और वहाँ के शेफ़ पूछते हैं, वाइट राइस कमाल का है ना? जिस पर ओचाको बोलती हैं, हाँ। और मिडोरिया तो उस शेफ़ को देखकर पागल ही हो जाता है। और मिडोरिया की आगे आवाज़ आती है और दोपहर में आखिरकार हमें हीरो बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। और हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग ऑल माइट देते हैं। और वो गेट से घुसते समय बोलते हैं, मैं गेट में से एक नॉर्मल पर्सन की तरह आ रहा हूँ। और उन्हें देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। और एक बच्चा बोलता है, ये तो कमाल के टीचर हैं। और दूसरा बोलता है, इनका कॉस्ट्यूम सिल्वर एज से है ना? और एक और बच्चा बोलता है, इनका स्टाइल इतना कमाल का है कि मुझे गूज बम्स आ गए। और ऑल माइट बोलते हैं, मैं हीरो बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ, इस सब्जेक्ट में तुम्हें हीरो होने के अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। और आज हम सीखेंगे कॉम्बैट ट्रेनिंग। और इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम्स हैं जो तुम्हारे कॉर्प के इन्फॉर्मेशन के बेस पर बनाए गए हैं, जो स्कूल स्टार्ट होने से पहले हमें भेजने ज़रूरी थे। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, जब तुम चेंज कर लो तो बीटा ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना। और बच्चे ग्राउंड में आने लगते हैं। और ऑल माइट बोलते हैं, लोग कहते हैं कपड़े आदमी को यंग मैन और यंग लेडीज़ बनाते हैं, याद रखना अब तुम हीरोज़ हो। और वो आगे बोलते हैं, तुम सब कमाल के लग रहे हो, तो अब हम शुरू करें। और तभी हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, क्लोथिंग अलाउंस। यूए में इनरोल करने से पहले हमने कॉर्प रजिस्ट्रेशन सबमिट किए जिसमें फिजिकल मेजरमेंट और डिज़ायर डिज़ाइन शामिल थे, ताकि एक सपोर्ट कंपनी जो बस स्कूल्स के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती है वो हमारे लिए कमाल के कॉस्ट्यूम बना सके। ये काफ़ी कमाल का सिस्टम है। और सीन चेंज होता है और हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडोरिया बोल रहा होता है, मुझे सिटी हॉल जाना होगा ताकि मैं कॉर्प को रजिस्टर करवा सकूँ क्लोथिंग अलाउंस के लिए, मगर मेरा पहले से ही नन रजिस्टर्ड हो चुका है और अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो ऑल माइट को फ़ोन करता है जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, कॉर्प रजिस्ट्रेशन, ओ हाँ तुम अपडेट कर सकते हो। जिस पर मिडोरिया पूछता है, क्या सच में? और ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, सभी एक ही बार एग्जामिन्ड और रजिस्टर्ड हो सकते हैं जब वो एलिमेंट्री स्कूल से जूनियर स्कूल में जाते हैं, है ना? मगर ऐसे कई केसेस हैं जहाँ लोगों को पता चलता है कि जो कॉर्प वो सोच रहे थे उनके पास वो नहीं है, जिससे तुम्हें 1 या 2 बार अपडेट करवाना अलाउड है। और वो फ़ोन पर ऑल माइट से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है, जिससे घबराकर वो गलती से फ़ोन काट देता है और बोलता है, मैंने गलती से फ़ोन काट दिया, मुझे बाद में उनसे अपोलोजाइज़ करना होगा। और उसकी मदर बोलती है, इज़ुकू। और ये बोलते हुए वो एक कॉस्ट्यूम निकालती है और बोलती है, यूए में जाने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेट्स करती हूँ। और उसकी मदर आगे बोलती है, ये कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, मगर जब तुम पढ़ते पढ़ते सो गए थे मैंने तुम्हारी नोटबुक देखी। उस दिन जो भयानक शब्द मैंने तुम्हें कहे वो मुझे आज तक परेशान कर रहे हैं। उस समय मैंने हार मान ली थी मगर तुमने नहीं मानी, तुम अपने सपनों के पीछे लगे रहे, है ना? मुझे माफ़ करना इज़ुकू, अब से मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी। और मिडोरिया उस सूट को हाथ में पकड़कर बोलता है, ये मेरी माँ के फीलिंग्स हैं, इसके अलावा मैं और क्या पहनूँ? भले ही ये कन्वीनियंट या अमेजिंग ना हो मगर ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। और ओचाको उसे देखकर बोलती है, तुम अच्छे लग रहे हो। और उसे देखकर मिडोरिया पागल ही हो जाता है। और ओचाको बोलती है, मुझे लिखना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा कॉस्ट्यूम स्किन टाइट है, ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। और दूसरा बच्चा ओचाको को देखकर बोलता है, हीरो कोर्स तो कमाल का है। और तभी ऑल माइट देखते हैं कि मिडोरिया के हेलमेट पर बना कान जैसी चीज़ उनके हेयर स्टाइल से मैच कर रही है और उसके हेलमेट पर स्माइल का स्टिकर उनके स्माइल जैसा ही है। और उसे देखकर ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, ये तो ऑब्वियस है। और ऑल माइट आगे बोलते हैं, अब समय है कॉम्बैट ट्रेनिंग का। तभी तेनिया पूछता है, क्या ये बैटल सेंटर एग्जाम सेंटर जैसा है? क्या हम फिर से रोबोट से लड़ेंगे? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, नहीं, हम स्टेप 2 पर जाएंगे। कई बार हमें विलन से बाहर लड़ना पड़ता है मगर तुम देखो तो तुम पाओगे कि ज़्यादातर हम विलन से अंदर लड़ते हैं। ये सोसाइटी हीरोज से भरी हुई है और एक इंटेलिजेंट विलन साय में छुपकर काम करेगा। और इस टेस्ट में तुम्हें 2-2 के ग्रुप में बांटा जाएगा जिसमें एक टीम हीरो और दूसरी टीम विलन बनेगी और ये एक इंडोर फाइट होगी। और यूसी पूछता है, बिना बेसिक ट्रेनिंग के? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, ये एक रियल बैटल है उन बेसिक्स को समझने के लिए और इस बार कोई रोबोट्स नहीं होंगे जिसे तुम हरा दो।
और याओ यूरोजू पूछती है कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन जीता या हारा, और कात्सुकी पूछता है क्या हम उन्हें पीट सकते हैं, और ओचाको पूछती है क्या पनिशमेंट मिलेगी जैसे मिस्टर आइजावा ने बोला था, और तेनिया पूछता है हम ग्रुप्स में कैसे बटेंगे, और आयोमा पूछता है ये केप चमकदार है ना। और ये सारे क्वेश्चन सुनकर ऑल माइट गुस्से पर काबू रखते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और वो आगे बोलते हैं सिचुएशन ये है, विलन ने बिल्डिंग में कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब को छुपा रखा है और हीरोज इसे लेने की कोशिश करेंगे। हीरोज को विलन को पकड़ना होगा या तो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर आना होगा। विलन्स को न्यूक्लियर बॉम्ब को बचाना है और हीरोज को पकड़ना है दिए हुए समय में। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है ये सिचुएशन तो अमेरिकन फील हो रही है। और ऑल माइट बोलते हैं टीम्स और ओपोनेंट्स लॉर्ड से डिसाइड होंगे। और तेनिया बोलता है ये काफ़ी जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, जिस पर मिडोरिया बोलता है प्रोस को दूसरे एजेंसीज के हीरोज के साथ टीम अप करना पड़ता है तो शायद इसलिए। जिस पर तेनिया बोलता है ऐसा क्या, और वो ऑल माइट से बोलता है बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं कोई बात नहीं, तो चलो अब जल्दी करते हैं। और ओचाको मिडोरिया से बोलती है वाह क्या किस्मत है, मैं तुम पर निर्भर हूँ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है क्या सच में मुझे ढंग से बात करनी होगी। और ऑल माइट बोलते हैं पहली टीम जो फाइट करेगी टीम ए और टीम बी, जहाँ टीम ए हीरो और टीम बी विलन होगी। बाकी सब मॉनिटर रूम में मेरे साथ चलो। और ऑल माइट आगे बोलते हैं विलन टीम पहले जाकर सेटअप करेगी और 5 मिनट के बाद हीरो टीम वहाँ आएगी और बैटल चालू होगा। और ऑल माइट बोलते हैं यंग डेकू, यंग आइडा, विलन जैसे सोचो, ये रियल बैटल जैसा है और चोट पहुँचाने में डरना मत, मगर अगर तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ गए तो मैं फ़ाइट को रोक दूंगा। और तेनिया वहाँ पहुँचता है और बोलता है भले ही ये ट्रेनिंग है मगर विलन बन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और कात्सुकी पूछता है तो हमारा जॉब इसे प्रोटेक्ट करना है। और वो तेनिया से पूछता है डेकू के पास क्वार्क है ना। जिस पर तेनिया बोलता है तुमने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ नहीं देखा और लगता है इसमें काफ़ी रिस्क है। वैसे तुम काफ़ी गुस्सा लग रहे हो जब बात मिडोरिया की गई। और कात्सुकी अपने मन में बोलता है क्या उसने मुझे ट्रिक किया। और दूसरी तरफ मिडोरिया और ओचाको बिल्डिंग के फ्लोर मैप को पढ़ रहे होते हैं। और ओचाको बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा है याद करने के लिए, मगर ऑल माइट वैसे ही है जैसा वो टीवी पर दिखते हैं, न कि मिस्टर आइजावा जैसे। और इसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं है तो इसलिए रिलैक्स हो सकते हैं। और वो मिडोरिया को देखते हुए बोलती है और तुम रिलैक्स बिल्कुल नहीं लग रहे हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है क्योंकि हम काचान के सामने खड़े हैं और उसके साथ तेनिया भी है, इसलिए मुझे फील हो रहा है कि मुझे गार्ड करना चाहिए। जिस पर ओचाको बोलती है बाकू तुम्हारा मजाक उड़ाता है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है वो अमेजिंग है, उसका गोल, कॉन्फिडेंस, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसका क्वार्क मुझसे कई गुना ज़्यादा है और इसलिए मैं हारना नहीं चाहता। जिस पर ओचाको बोलती है मेंस के बीच की फ़ाइट। जिस पर मिडोरिया बोलता है सॉरी ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है उरारा का। और ओचाको बोलती है ये है क्योंकि हम टीम है। तभी ऑल माइट मॉनिटर रूम से बोलते हैं चलो अंदर जाना चालू करो। और वो आगे बोलते हैं तुम सभी बच्चे भी सोचो। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं यंग मिडोरिया, यहाँ तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली ग्रेड करूँगा। और यहाँ मिडोरिया और ओचाका बिल्डिंग में घुसते हैं और ओचाका बोलती है हम सक्सेसफुली घुस गए। और मिडोरिया बोलता है यहाँ कई सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं तो ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हुए मिडोरिया अपने मन में बोलता है मैं वन फॉर ऑल का अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मैं इसे किसी पर यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे किसी पर यूज़ किया तो वो पर्सन मर जाएगा। अभी जो पावर मेरे पास है और उरारा की ज़ीरो ग्रेविटी, हमें उससे ही काम चलाना होगा। मुझे अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। वो इंडोर बैटल के नोट्स उन्हें याद करो। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ कात्सुकी आकर उन पर पंच मारने ही वाला होता है, मगर मिडोरिया ओचाको को लेकर वहाँ से हट जाता है और ओचाको से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर ओचाको बोलती है हाँ। और वो देखती है कि इससे मिडोरिया का हेलमेट टूट जाता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है ये बस एक स्क्रैच है। और कात्सुकी बोलता है आ जाओ डेकू, डॉच मत करो। और मिडोरिया बोलता है मुझे पता था तुम मेरे लिए आओगे। और उसे देखकर स्टूडेंट्स मॉनिटर रूम से बोलते हैं एक सरप्राइज अटैक बाकुगो, ये चीटिंग है, सरप्राइज अटैक मर्दों की निशानी नहीं है। और ऑल माइट बोलते हैं सरप्राइज अटैक भी एक स्ट्रैटेजी है, वो एक असली बैटल के बीच है। और कात्सुकी मिडोरिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं ज़्यादा डैमेज नहीं करूँगा क्योंकि इससे फाइट रुक जाएगी, मगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और ये बोलकर जैसे ही वो मिडोरिया पर पंच मारता है मिडोरिया उसका हाथ पकड़कर उसे पटक देता है। और कात्सुकी हैरानी से अपने मन में बोलता है क्या उसने मेरे मूव्स पढ़ लिए। और मिडोरिया उसे पटक कर बोलता है तुम हमेशा राइट स्विंग लेते हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहाँ से देखा होगा। मैंने उन सभी हीरोज़ के एनालिसिस को लिखा जो मेरे लिए अमेजिंग थे, उस नोटबुक में जिसे तुमने जलाकर फेंक दिया। मेरे डेकू का मतलब यूजलेस नहीं है काचान, मेरे डेकू का मतलब है मैं कर सकता हूँ। और कात्सुकी खड़ा होता है और उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो 4 साल के थे और मिडोरिया कॉर्कलेस होने के बाद भी उस बच्चे को बचा रहा था। और प्रेजेंट में कात्सुकी बोलता है हालांकि तुम डरे हुए हो मगर फिर भी तुम खड़े हो और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और यहीं खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।